सबसे पहले तो कुरुद जो कि हाई प्रोफाइल सीट मानी गई है, इस हाई प्रोफाइल सीट में कमोवेश नेता कोई भी एंट्री किया हो, लेकिन जीत हमेशा अजय चंद्राकर की क्यों हो रही है? पैसा, पावर, दबाव की राजनीति। तो दिक्कत क्या है? क्योंकि पैसे के बल पे ही राजनीति होती है, तो अजय चंद्राकर अलग क्या कर रहे हैं? पब्लिक को ये दिखाते हैं कि सामने वाला कमजोर है। एक गांव से जैसे 50 लोग घूमे, 50 को कैसे हम मैनेज करें? तो मैनेज क्या करना है, मतलब दबाव करना है, या कोई भी चीज़ में किसी के घर में सरकारी नौकरी है, किसी के यहाँ आंगनबाड़ी है, किसी के यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में काम करते हैं, उनसे बात करवाया जाता है। इतना क्लोजली वॉच होता है? हाँ, इतना क्लोजली। किसको क्या लगेगा, मतलब वो भंडारा खुलता है, मान के चलिए। आप नहीं पहुंचाते क्या? आप भी पहुंचाते अब होंगे हम लोग- चुनाव के दरमियान। हम लोग उतना- ये अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट है, बोल दीजिए। आपने कहा कि बीजेपी में, पार्टी में पैसे की बयार चलती तब टिकट मिलता है, तो तारिणी चंद्राकर को जब टिकट मिला तो क्या आपने पैसे दिया था? चुनावी रणनीति में देखा जाता है अजय चंद्राकर जैसे विधायक तो बन गए, अब विधानसभा में भी अपनी सरकार के खिलाफ धारते दिखते हैं। अब उसको क्या बोलोगे, आदत से लाचार भी रहता है कई बार, हर जगह उंगली डालना। आज उसी काम तो ऐसी स्थिति आई ना कि उनको मंत्री नहीं बनाए, उनकी हरकतों को देख के मंत्री नहीं बनाएंगे। बीजेपी में कोई आदमी बोले कि मैं इसके बदौलत में बहुत बड़ा आदमी बन गया करके, उनके पूछे बिना आप कोई भी चीज को नहीं कर सकते। ये हमारे कुरुद क्षेत्र में होता है। कुरुद के क्षेत्र के लोगों को जितना इन्होंने धुतकारा होगा, उनसे बड़ा बदमाश और लोगों से बदतमीजी करने वाला इंसान तो कहीं नहीं है। धमतरी रायपुर का कोई आदमी टेंडर डालता है क्या, पता करना? पूरे उन्हीं के आदमी विधायक। उन्हीं कौन है? अजय चंद्राकर जी की। किसी की मजाल है वहां घुस सके? वहां व्यक्ति बनाम पावर की लड़ाई चल रही है ना। मसल पावर, पैसे का पावर है और आतंक का पावर। आमतौर पर बाकी विधानसभा से ज्यादा खर्च होता होगा कुरुद में, अनुपात में लगभग 50 गुना, तो उस हिसाब से कुरुद का 50 गुना मतलब 50 करोड़। सामने वाले का चिल्लाते क्यों हैं विधानसभा में? ताकि आदमी डर भय में मेरे खिलाफ कुछ घुसे मत। एक बार इनके ऊपर हाथ तो डाले, उसके बाद आप देखना क्या होगा। इनके परिवार के, इनके घर परिवार के सदस्यों के लाइन से नाम, ये सब चीज दिखता है। आज आप चुप क्यों? क्योंकि कुरुद में तो सबसे ज्यादा रेत खदानें संचालित है। अब 12 खदान का मैं बोलता हूँ कम से कम रोज का 30-40 लाख रुपए इनकम है, और एक ही आदमी काउंटर में जाता है। वो कौन है कम से कम ये तो बताइए। वही बताया ना, सबका मालिक तो एक ही वहाँ है। आपका क्या विवाद हो गया पूर्व विधायक लेखराम से? एक बोलते हैं कि आपका एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें आप उनको गलत शब्द कह रहे थे। डर तो हर आदमी लगते, काका से डर था, भाभी से या अजय चंद्राकर से? आप जिसके सामने बैठे उसको बस डर नहीं है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय राम। मैं हूं आपका होस्ट रोहित सोनी और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट पॉडकास्ट शो द पीएस शो। कई लोग मुझसे कहते हैं आप बहुत पॉलिटिशियंस को बिठाते हैं अपने शो में और आप पॉडकास्ट करते हैं, ठीक है, ओके है, लेकिन एक हाई प्रोफाइल जगह है छत्तीसगढ़ में, कुरुद। और कुरुद में हमने सिर्फ एक ही आदमी को सुना है, अजय चंद्राकर। अब अजय चंद्राकर लगातार जीतते आ रहे हैं, वो अपने दमखम की बात करते हैं और बहुत लोग उनके दमखम की बात करते हैं, लेकिन दूसरे एंड को किसी ने अभी तक के उस हद तक के नहीं सुना जितना सुनना चाहिए। तो कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि आप नीलम चंद्राकर जी का पॉडकास्ट ज़रूर लें, क्योंकि वो ऐसी जगह टिके हैं, मानिए कि वहाँ पे हर कोई टिक नहीं सकता। इतनी गर्म सीट है, इतनी हॉट सीट है, हाई प्रोफाइल सीट है वो, जहाँ पे हर कोई टिक नहीं सकता। तो हमने सोचा कि आज आपके लिए पॉडकास्ट में बुलाते हैं नीलम चंद्राकर जी को। तो पॉडकास्ट शुरू करते हैं, नीलम चंद्राकर जी से सारा कुछ जानेंगे। ओके, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ भैया। जय जोहार भैया, कैसा लग रहा है शो में? पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि पब्लिक सर जो एक अभी बहुत कम समय में और बहुत शानदार ढंग से ब्रॉडकास्ट के माध्यम से हो चाहे न्यूज़ के माध्यम से हो, सभी चीज़ों पे अभी एकदम ज़बरदस्त आपका यहाँ भूमिका रहा है और मैं लगातार देखते रहता हूँ। और आज सौभाग्यवश आपके स्टूडियो भी आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए आपको धन्यवाद। और सभी जितने भी इस चैनल के जितने भी साथी हैं उनको भी मैं सबको
मैं नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जो मुझे यहाँ पर आकर के आपने बुला करके अपनी बातों को और आपस में संवाद करने का एक मौका दिए हैं। नहीं, आपका भी दिल से धन्यवाद, हमारा भी सौभाग्य है। और सिलेक्शन तो उन्हीं का होता है ना जो जंगल में शेर होते हैं जी। तो हमारे पॉडकास्ट में अगर आप देखे होंगे तो लगातार उन्हीं लोगों को ही बुलाया जा रहा है और एनालिसिस करती है हमारी टीम। जी। तो सबसे पहले तो कुरुद जो कि हाई प्रोफाइल सीट मानी गई है, और इस हाई प्रोफाइल सीट में कमोवेश नेता कोई भी एंट्री किया हो, लेकिन जीत हमेशा अजय चंद्राकर की क्यों हो रही है? सबसे पहला सवाल। देखिए, ऐसा है कि राजनीति में सब कुछ जायज़ है और उसी तर्क में वो चलते हैं। और हम लोग का जो काम करने का जो तरीका है और हम लोग पब्लिक से जुड़ कर के और लोगों की सेवा भावना के साथ और लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ ऐसा है कि छीनने की कोशिश किया जाता है। जो राजनीति में जो शॉर्टकट राजनीति जो चल रही है आज, कि 5 साल लोगों से हम उतना मतलब ना रखें, लेकिन लास्ट में पैसा, पावर, दबाव की राजनीति, ताकत की राजनीति, ये जितने भी हथकंडे हैं राजनीति के, वो जो चलता है कुरुद विधानसभा में चलता है कि कौन आदमी कैसे, कहाँ पर और किस चीज़ों से दबाया जा सकता है। मतलब चुनाव के 1 महीना तक के आपको लगेगा कि सभी लोग उसके खिलाफ में हैं, लेकिन धीरे धीरे ऐसा होता है कि पकड़ा जाता है कि कौन किसके साथ कैसे सेट होगा, कौन पैसे से सेट होगा, कौन दारू से सेट होगा, कौन किसी के दबाव से सेट होगा, कौन किसी के दबाव में आकर के डर या भय से सेट होगा, या किसी की कोई कमजोरी है उससे दबा करके उसको सेट किया जाता है। तो सामने वाला जो भी है, जिसको आप बोल रहे हैं कि चुनाव नहीं हारते, उनका एक ही काम है, उनका एक ही मकसद है। वो लोगों के पास तक नहीं जाते, लोग को अपने पास बुलाते हैं। वो बैठ के मात्र ये बनाते हैं कि कौन आदमी का कहाँ से कैसा लिंक है, किसका कहाँ पर नब्ज दबाना है, इसके ऊपर वो राजनीति करते हैं। और हम लोग लोगों को भी जाते हैं। आज वो 15 साल मंत्री रहे या प्रदेश के पावरफुल मिनिस्टर रहे, सब चीज़ उनका पावरफुल रहा और पैसे से भी पावरफुल है और सारे चीज़ों से अपनी ताकत दबा करके कुरुक्षेत्र में हमेशा लोगों की आवाज़ को दबाने का काम किया गया। आवाज़ दबाने, लोगों को डर, भय, जो मैं बोल रहा हूँ, डर और भय का जो माहौल बनता है, वो पिछले मैंने 20 साल से लगातार देखते आ रहा हूँ। 20 साल से मैं एकदम सक्रिय में हूँ और लगातार देखते आ रहा हूँ कि हर चुनाव के पहले क्या होता है और हर बार उनके प्यादे चेंज होते हैं। जिस प्यादे को 5 साल पहले उनसे काम लिया है, उनको चुनाव के बाद दूध से मक्खी की तरफ फेंक दिया जाता है। ये उनका काम है। उसके बाद नए प्यादे तैयार करते हैं। तो दिक्कत क्या है? क्योंकि हर विधानसभा चुनावों में हम तो सुने हैं, राजनीति को बहुत ज़्यादा सुनते हैं, तो बोलते हैं कि कहीं ना कहीं सारे राजनेताओं का यही काम है, पैसे के बल पे ही राजनीति होती है। तो अजय चंद्राकर अलग क्या कर रहे हैं? वो तो वही कर रहे हैं जो होता है। नहीं, हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा है। अच्छा। उसमें मैं बताया ना आपको कि पैसे का साथ साथ दबाव की जो राजनीति है वो सबसे खतरनाक है। लोगों को किस हद तक के दबाना है, कहाँ तक दबाना है, मतलब आपके नज़दीक से नज़दीक लोग तक के वो एंट्री करते हैं, नज़दीक से नज़दीक। मतलब आपके अगर कोई गाड़ी चलाने वाला भी होगा तो उससे बाद भी एंट्री होता है कि ये क्या गतिविधि है। मतलब इस हद तक के जा कर के वो राजनीति को दबाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समय परिस्थितियाँ बनती है। पिछले समय एक ऐसे ही माहौल बना हुआ था, लेकिन हो सकता है लोगों में क्या चेंजेस आया, सरकार के विरुद्ध भी कुछ हो सकता है माहौल रहा होगा, उसका भी नुकसान हुआ होगा। लेकिन जो बातें हैं, जो पब्लिक है, आज भी हम जब जाते हैं गांव में, लोगों से जब मिलते हैं, बात करते हैं, तो सीधा बोलते हैं उन लोग
यार हमारे यहाँ तो एक तरफा माहौल था, हमारे यहाँ एक तरफा माहौल था। जिसको बात करेंगे, जो अदनास आदमी जिसको कोई मतलब नहीं, वो मेरे खुश करने के लिए नहीं बोलता, वो दुखी होकर बोलता है बेचारा कि मैं इतना काम क्यों हूँ। मजदूर लेवल का आदमी, गांव का एकदम सामान्य आदमी इस बात का रोना रोता है कि ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि मैं सब जगह बैठ रहा हूँ, सब जगह आपका नाम ले रहे हैं। चलो कोई मेरा कोई ख़ास आदमी हो, मुझे खुश करने के लिए बोलता तो समझ में आता। तो आम पब्लिक जो गांव का मजदूर आदमी या गांव का किसान आदमी, वो ये बात को बोल रहे हैं कि यार हम लोग तो सब जगह जा रहे हैं, मेरे रिश्तेदार, मेहमान, सगा, सबसे मैं बात किया, सब लोग बोल रहे हैं कि हाँ तो नीलम चंदाकर, तारणी चंदाकर जीत रही है करके। नहीं, मैं बाकी विधानसभाओं को तो मैंने देखा है, लेकिन कुरुद एक ऐसा अनसुलझा विधानसभा है जिसपे मैं समझना चाहूँगा आपसे डीपली कि आखिर साम दाम दंड भेद तो राजनीति में जायज़ है। तो ऐसी क्या बयार बहती है कि क्या कार्यकर्ताओं के लिए अजय चंद्राकर जाने जाते हैं, कि कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, या क्या चीज़ ऐसी है जो चुनाव में 1 महीने की, जैसे आप कह रहे हैं, 1 महीना में सारा परिवेश बदल जाता है? लोग झिझकते हैं बाहर सामने आने के लिए। सबसे बड़ी बात, जो डर के जो माहौल बनता है, लंबा टाइम हो जाता है। देखिए, सामने वाला 25 से 30 साल से विधायक, बीच में एक कार्यकाल उनका गैप हुआ, 98 से वो विधायक है। तो उस दरमियान कहीं न कहीं लोग कोई न कोई चीज़ों से दबते हैं, एक बात। दूसरा, लोगों की ये सोच रहती है, हाँ हम जैसे लीडर हैं, आप पत्रकार हैं या जर्नलिस्ट हैं, तो आपको लगेगा यार चलो हम लोग निपट लेंगे, देख लेंगे। लेकिन आम आदमी ये सोचता है यार कि मैं कोई मामले में कभी कोई फंस जाऊं, कोई घर में मेरी समस्या आ जाए, कोई और कुछ चीज़ें में तकलीफ आ जाए, तो यार मैं सामने आऊँगा तो कल मेरा कोई काम नहीं होगा। एक मन में ये डर एक सामान्य आदमी जो होता है, तो ये सब डर क्या बन जाता है, फिर धीरे धीरे समर्थन में चला जाता है। आप समझ में आ रहा है कि कुरुद में डर का माहौल बनाया जाता है, मेन डर का माहौल। पैसे तो सेकेंडरी चीज बोल रहा हूँ मैं, मेन है दबाव की राजनीति, कि लोगों को ऐसा एक मन में आ जाता है कि इसके बाद फिर मेरा कौन काम करेगा, मेरा कौन सामने आएगा, मेरा कैसे करूँगा, कुछ समस्या आ गए। एक मन की बात है, सोच है, भ्रम है, काम किसी का नहीं रुकता। आदमी चाहेगा कहीं न कहीं से काम हो जाता है। एक मन में आपने बना लिए हैं कि ये रहेगा तो मेरा काम होगा, ये बोलेगा तब तो मेरा काम आगे बढ़ेगा। मतलब ये मन में बनाया हुआ भ्रम है ये। उस भ्रम में हम लोग नहीं रहते, क्योंकि हमारे में लीडरशिप, हम जानते हैं चीज़ों से लड़ना कैसे है। हम भी तो राजनीति कर रहे हैं, 30 साल से हम भी राजनीति कर रहे हैं। 98 में मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था। लेकिन एक भ्रम बना हुआ है, हम तो आज तक नहीं दबे और सारा चीज़ सेल्फ पर डिपेंड किए। लेकिन वही बताना कि आम आदमी का सोच का जो एक सोच का दायरा होता है कि यार हमको ज़्यादा वो नहीं कर रहे हैं, आगे नहीं आना है, फ्रंट में नहीं आना है, ये सोच के कारण गांव के कार्यकर्ताओं में उतना डर नहीं रहता। गांव के जो ग्रामीण कार्यकर्ता है उसमें नहीं रहता। लेकिन जो बीच का जो है मध्यम वर्गीय, 40% बीजेपी, 40% कांग्रेस, जो 20% लोग हैं जो निर्णायक रहते हैं, उनका कदम कब कहाँ पर जाएगा, ये समय, सिचुएशन और माहौल को देख करके बनता है। और वहीं पर कहीं न कहीं हम कमज़ोर हुए। आपको लगता है ऐसा कमजोर लगता हुए है। हैं? अच्छा, अजय चंद्राकर को जितना पास से देखा गया, आप तो बहुत पास से देखे हैं, उनकी चुनावी रणनीति इसके अलावा क्या होती है कि पूरा माहौल बदल जाता है? कुछ तो लोगों को उन्होंने खुश किया होगा कि सारा डर का ही माहौल है। नहीं, उसमें क्या रहता है बता रहा हूँ। मैं बहुत डीपली इसके बारे में देखा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे चुनाव देख लिया, कि जितने जो मेन पावर है, पब्लिक को उनको ये दिखाते हैं कि सामने वाला कमज़ोर है। कैसे कमज़ोर है? जैसे मेरे साथ 50 लोग घूम रहे हैं, 50 लोगों में फिर ना आइडेंटिफाई किया जाता है कि 50 लोग का कैसे मैनेज किया जाए। एक गांव से जैसे 50 लोग घूमे, 50 को कैसे हम मैनेज करें। तो मैनेज क्या करना है, मतलब दबाव करना है, या कोई भी चीज़ में, किसी के घर में सरकारी नौकरी है, किसी के यहाँ आंगनबाड़ी है, किसी के यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में काम करते हैं, या किसी के यहाँ कोई शिक्षाकर्मी है, उनके रिश्तेदार परिवार, उनसे बात करवाया जाता है। इतना क्लोजली वॉच होता है? हाँ, इतना क्लोजली, मतलब एक एक चीज़ का डेटा है। चुनाव लड़ने का बड़ा अच्छा तरीका है, मतलब पूरी रणनीति एकदम पक्की है कि अगर इनके साथ जो घूम रहे हैं तो उनके परिवार, रिश्तेदार कहाँ कहाँ पर क्या काम करते हैं, पूरा डाटा है। हाँ,
और वो डेटा आज से नहीं, शुरू से वैसे ही उनका सिस्टम चलता है। हम्म, और उसके हिसाब से फिर उनको फोन आना चालू हो जाता है, अरे यार देख खबर लगे, ये सब लफड़ा मत पड़। आदमी क्या होता है, मानसिक रूप से थोड़ा उनको डिस्टर्ब कर देते हैं। तो अब क्या हो गया, 5 आदमी तो प्रमुख रहता है, बाकी तो कार्यकर्ता है, आम कार्यकर्ता है, और 5 प्रमुख रहते हैं। अब 5 में अगर 2 विकेट या 3 विकेट भी गिरा दिए तो क्या होगा, अरे यार आज तो वो नहीं आते, तो आज चीट बांटने नहीं जा पाएंगे, आज वो नहीं आ रहे हैं तो आज ये काम करने नहीं जाएंगे, आज वो नहीं आ रहे हैं। ऐसे करके वो धीरे धीरे अपना टेम्पर डाउन हो जाता है। उसके बाद बचा खुचा और देखते हैं उसके बाद भी किसका टेम्पर बढ़ा है, तो वो दूसरा ढंग से तैयारी किया जाता है कि अब यूथ को कैसे मैनेज करें, महिलाओं को कैसे मैनेज करें, इनके कोर वोटर कौन है उसको कैसे मैनेज करें, इसके कोर वोटर किसकी बात को मानते हैं उसको भेज करके उसको मैनेज कराएं। ऐसा सिस्टम पूरा बनता है। ये पूरा मैं बहुत नज़दीकी से देखा हूँ, समझा हूँ। और वहाँ पर इनके जितने ठेकेदार हैं, जब चुनाव होता है, और एक चुनाव नहीं सभी चुनाव में देखा हूँ, चाहे इवन मेरा जिला पंचायत का चुनाव क्यों ना हो, मैं 4 जिला पंचायत लड़ा हूँ। एक एक गांव में एक एक ठेकेदार या इनके मेन आदमी जो करता धरता रहते हैं वो अपनी थैली लेके पहुंच जाते हैं। किसको क्या लगेगा, मतलब वो भंडारा खुलता है, मान के चलिए, चाहे वो पैसे से हो, चाहे शराब से हो, चाहे अन्य चीज़ों से हो, सब चीज़ों से भंडारा खुलता है। और आपको जो चाहिए और जितना चाहिए उठा लो, अपने काम में लग जाओ। हम नहीं बोल रहे हैं हमारे साथ चलो, अपने काम में जाओ। आप नहीं पहुंचाते क्या? आप भी पहुंचाते अब हम होंगे लोग- चुनाव के अब दरमियान। हम लोग उतना- ये अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट है, बोल दीजिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग ये सब चीज़ों पर ज़्यादा शुरू से लगे ही नहीं। हम लोग क्या है ना, लोगों के पूरे 5 साल क्या, जब से राजनीति कर रहे हैं तब से हम उनके हर सुख दुख में खड़े होते हैं। यही हमारा संबंध है। आज तक जितना मेरे को वोट मिला है, आप भी समझ जाओगे कि 60,605 वोट निर्दलीय में, निर्दलीय कोई में शराब बांट 10,000 कुछ वोट से आप शराब हारे थे बांट बस। के या दारू बांट के या पैसा बांट के नहीं वोट पा सकता आदमी निर्दलीय में। आप समझते हैं, निर्दलीय में कोई नहीं पा सकता। उस समय तो खैर आंधी थी, हाँ, आंधी एक आई थी, तो ये संबंध था। हमने शुरू से ये आदत अपने दिमाग में बना लिया कि जिनका भी एक निमंत्रण आ रहा है हमको जाना है। और उनको भी पता है, गांव में जितने भी जो लोग हमको निमंत्रण देते हैं, कोई आए चाहे मत आए, नीलम चंद्राकर आएंगे। तो नीलम चंद्राकर के पास कोई ऐसा कार्ड तो होगा ना कि अब नहीं चलेगी उनकी, अब मेरी चलेगी, ऐसी कोई कार्ड तो होगी। अब बाकी तो ऊपर क्योंकि वाला आपको है। सारा नॉलेज है कि वो कहाँ पे क्या मैनेज करे, जैसा आप बता रहे हैं, डाटा है, कहाँ किसको कितना मिलना है, झोला भंडारा सब बोल रहे हैं, तो कुछ तो आपके पास भी कार्ड नहीं, होगा। कार्ड बनाया जाता है हर समय, अलग 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 कार्ड के लिए अलग अलग क्या है, परिस्थितियां बनती है। हाँ। जिस समय परिस्थितियां अनुकूल थी, हम्म, उनके सारे अस्त्र शस्त्र चलाने के बाद भी हम 8-9 हज़ार वोट पे रुके थे इंडिपेंडेंट में। तो उस समय अगर मान लो जाए पार्टी की तरफ से अगर टिकट करते तो 100%, 110% और 200% हम तो चुनाव एक तरफा चुनाव जीतते। तो क्यों नीलम चंद्राकर को जरूरत पड़ी कि निर्दलीय जाना पड़ा? अब देखिए वहाँ पर परिस्थितियाँ ऐसे बनी, उस समय तैयारी मेरी पूरी 5 साल की थी। 2013 में लेखराम जी चुनाव हार गए थे। उसके बाद फिर उनका आना जाना कम हुआ। फिर मेरे मन में आया कि अब कोई यहाँ पर शून्यता की ओर दिख रही है, तो अब लोगों का समस्या है, परेशानी है, और कोई भी बात लेकर के थाना का, तहसील का, बहुत सारे मुद्दे लेकर के लोग आना चालू हुए। तो फिर मैं वहाँ पर डट कर के सामने आना चालू हुआ। यार मेरा विज़न है कि लोगों को, कम से कम हमारे लोगों को जो उनके पास नहीं जा सकते अपनी समस्या के लिए, तो उनकी समस्या के लिए कम से कम हम सामने खड़े रहें। तो मैंने वहाँ पर फुल फ्लैश में आना चालू किया। और उसके बाद फिर धीरे धीरे गांव-गांव में मीटिंग, बैठक, और बूथ कमेटी की बैठक, ग्रामीण बैठक, ये सब मैं लेने पूरा चालू किया। 161 गांव लगभग था उसमें। अब वहाँ पर इसी दरमियान मैं पंचायत
जो अपना राजीव गांधी पंचायती राज संगठन है, उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष बना 2015 में। तो 15 में बनने के बाद फिर मैंने पूरा प्रदेश के 162 ब्लॉक पर भी बैठक किया खुद जा करके। मतलब पहला कोई मैं आदमी हूँ जो पूरे ब्लॉक तक पहुँचा था। उसके बाद मैं अपने यहाँ हर गांव में बैठक किया, पंचायती राज सम्मेलन भी कराया, पंचायती राज का हर जगह बैठक भी कराया। उसके माध्यम से क्या हुआ, लोगों का एक जुड़ाव हो गया कि नहीं यार, ये आदमी हमारे साथ हर चीज़ में खड़ा है। और उसके बाद फिर लोगों को लगा कि नहीं, टिकट तो मांगना है, चुनाव लड़ना है। तो मैं अपना प्रयास किया, हमारे वरिष्ठ नेताओं से सबसे संपर्क में रहा और परिस्थितियां लगभग अनुकूल थी कि टिकट पे यहाँ पर फाइनल मिलेगा, ऐसा अनुकूल था। अब जो भी परिस्थिति होती है राजनीति में, कब क्या हो जाता है बोल नहीं सकते। लेकिन जब वहाँ पर मैं दिल्ली में था उस समय 15-20 दिन तक के, यहाँ से बहुत हज़ारों लोगों का फ़ोन आ रहा था, क्या हुआ भैया, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो मैं बोला यार अभी क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन होगा ऐसे लग रहा है। लास्ट स्टेज तक के मुझे उम्मीद थी कि हो जाएगा। और जारी होने के बाद पता चला कि हमारा टिकट कट गया। तो उसमें क्या है, लोगों को धक्का पहुंचा कि जो जिसका नाम दावेदारी में नहीं था, जिसका नाम हमारे विधानसभा में नहीं था, हमारे विधानसभा में भी नाम नहीं था, और जिसका नाम कोई आदमी अच्छे से जान बूझ नहीं रहे थे और समझ नहीं रहे थे कि ये दावेदार है। सभी के दिमाग में पूरा माइंडसेट था कि नीलम को टिकट मिलना है। तो वो थोड़ा सा लोगों को धक्का पहुंचा। और फिर मैं रात में जब फ्लाइट से दिल्ली से उतरा तो लगभग 4-5 हज़ार लोग मेरे ऑफिस में थे, मेरा चुनाव कार्यालय का जो ऑफिस था। रात में 9 साढ़े 9 बजे पहुंचा मैं। तो उन लोग सब रात में बोले यार तुमको चुनाव लड़ना है, हम लोग नहीं जानते। मैं बोला मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा भाई। नहीं तो लड़ेल पड़ी, सब कुछ एकदम अड़ गए रात में। मैं बोला रात के टाइम है, तुम लोग जोश जोश से बोल रहे हो। तो मैं बोला भाई सवेरे तुम लोग आओगे मेरे घर में, अगर समझ में आएगा तब मैं चुनाव लड़ूंगा, फिर नहीं लड़ूंगा। सवेरे मैं 9:30 बजे के आसपास मैं तैयार हो गए, रेडी हुआ, तो घर में बताया बाहर बहुत आदमी आ गए हैं। फिर उसके बाद मैं बाहर निकला तो कम से कम उस समय 3-4 हज़ार आदमी आ गए थे कि चुनाव लड़ना है, नामांकन भरना है। फिर मैं बोला यार एक बार देख लो, बाद में मेरे धोखा दोगे तो मत लड़ाओ, मेरे एक लड़ने का शौक नहीं है। मैं पार्टी जिसका कहाँ टिकट दिया है उसी काम करूँगा, मेरे कोई दिक्कत नहीं, हार हो जीत हो बात की बात है। फिर उसके बाद बोले नहीं लड़ना है, चलो चंडी मंदिर के बाद जाएंगे, वहाँ से निकल लेंगे। हमारी कोई तैयारी नहीं थी। नामांकन तो मैं भरवा चुका था ऑलरेडी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और डबल सेट होता है। तो इन लोग फिर सब लोग जीत किया, धीरे धीरे भीड़ बढ़ते बढ़ते लगभग 8 से 10 हज़ार लोग आ गए कि चुनाव लड़ना है बस। फिर मैं बोला चलो ठीक है। फिर वरिष्ठ लोगों से भी सब सलाह लिए। उस समय मैं बोलता हूँ 5% ही लोग कांग्रेस के साथ काम किए होंगे, 95% लोग पूरा मेरे तरफ आ गए। जितने वरिष्ठ हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। कहते हैं उस समय कांग्रेस का झंडा उठाने वाला कोई नहीं था। कई गांव में तो खैर उनको एंट्री करने नहीं दिए, एंट्री करने नहीं दी, ऐसा हो गया। तो उस समय परिस्थितियां अलग थी। उसके बाद फिर नामांकन भी भर लिए, तो वो ऊपर से भी कोई दबाव या प्रेशर या नामांकन वापसी के लिए भी प्रयास नहीं किया गया। ओके, ये होता है ना, अमूमन तौर पे होता है, ऊपर से बोला जाता है कि आप हट जाइए, नहीं बोला गया। नहीं बोला गया, मतलब हो सकता है उसमें भी कुछ पहल होता। शायद ये पहला पॉडकास्ट है जिसमें ये चीज़ें सामने आ भी रही है। तो कोई ऐसा अप्रोच नहीं किया। और अप्रोच कब कर रहे हैं, जब नामांकन वापसी के डेट निकल गया। उसके बाद मेरे पास त्यागी साहब जो पूर्व कलेक्टर थे, वो आए कि आपको ना बैठने के लिए बोल रहे हैं, और हमारे वरिष्ठ नेता लोग ये वो सब बोले। मैं बोला त्यागी साहब आप इतना दिन तक क्या कर रहे थे, इतनी सारी बात हो गई, टिकट नहीं मिला कोई बात नहीं, मैं पब्लिक को कैसे संतुष्ट करूंगा, मेरे अकेले की बात है नहीं, और मैं चुप बैठ जाऊंगा तो बोलेंगे ये पैसा खा के चुप बैठ गए। लोगों को हुजूम लगा है, बिना पैसे का गाड़ी ले लेकर के लोग आ रहे हैं। मैं किसी की ना डीजल का पैसा दे रहा हूँ, ना गाड़ी का पैसा दे रहा हूँ, इतना हजारों हजार आदमी आ रहे हैं, मैं कैसे करूँ बताओ।
मैं कैसे मैनेज करूँगा? मेरे लिए पार्टी बड़ा है, मैं भी जान रहा हूँ, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बन गई है और जिन लोग 50-50 साल से कांग्रेस को वोट दे रहे हैं उन लोग मेरे साथ खड़े हैं, तो ये अलग मामला है। अब यहाँ पर ऐसा हो गया कि हमको चुनाव लड़ना है, ये वाली बात हो गई है, तो मेरे को लड़ना पड़ेगा। अब मेरा कोई मजबूरी है, अब इसमें मेरा कैरियर खराब हो या जो भी स्थिति बने उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे अब पब्लिक के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए और मेरे साथियों के लिए मेरे को अब ये लड़ना पड़ेगा, ये लड़ाई। तो फिर चालू हुआ और उस समय भी हम उसके बाद भी चुनाव जीत जाते हैं। लास्ट में एक हमारी से भूल हो गई। अब भूल क्या हुई, वो एक परिस्थिति ऐसी बन गई कि एक दिन पहले चुनाव का वो 5 बजे समापन हो जाता है प्रचार प्रसार। तो यार हम लोग बोले यार इस दिन में हमारा कम से कम स्टेज प्रोग्राम कर देते हैं, सभा वभा, ताकि लोगों को संदेश जाए कि चुनाव 2 दिन बाद मतदान है, उसको मतदान के लिए अपील कर लेंगे। तब पता किए तो बोले सब मंच बुक रहता है, इन लोग 15 दिन पहले जिस दिन आचार संहिता लगता है उस दिन से बुक करा देते हैं पूरे मंचों को, कहीं मंच नहीं मिला। तब फिर अब हमारे और सब साथी लोग थे, उन लोग बोले कि यार नुक्कड़ सभा करते हैं। नुक्कड़ सभा हम जा करके चौक चौक में भाषण दे करके निकल जाएंगे। अब नुक्कड़ सभा के लिए हम 5 जगह का परमिशन लिए। अब 5 परमिशन जब लिए, अब वहाँ पर क्या है ना, मेरा आप कार्यालय जो है बहुत बड़ा है, वहाँ पर 200-500 आदमी हमेशा रहते थे एट ए टाइम। तो उनको क्या लगा, सभा है सभा, मतलब ये हल्ला हो गया कि कल सभा है 11 बजे से। अब नुक्कड़ सभा नहीं समझ रहे हैं कि नुक्कड़ सभा होता क्या है। मतलब कहीं भी जाके 25-50 लोग साथ अपनी बात को रखना है और आवाज़ चिल्लाना है, लोगों की जनता में आवाज़ जाना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। अब ये हल्ला हो गया, 200-250-400 लोग जो भी थे, यार कल तो 11 बजे सभा है, कल 11 बजे सभा है। वो अपने गाँव में बता रहे, वो अपने गाँव, मतलब उस समय ऐसा था लोगों को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ता था, अपने आप सब तो तैयारी चालू कर देते थे। मैं किसी के लिए अप्रोच नहीं किया भैया कि काम में लगो यार, चलो भिड़ो भाई, ऐसे ही भी नहीं बोलने की जरूरत पड़ा है मेरे को। अब उसके बाद मैं सुबह मेरा प्रोटोकॉल था कि 3 गांव का फर्स्ट हाफ में, उसके बाद नुक्कड़ सभा था। तो 7 बजे, 9 बजे और 11 बजे तक 3 गांव का था, भाठा गांव, चर्रा और आपका ये कन्हारपुरी। तो भाठा गांव गया, सुबह निपटाया। भाठा गांव समाप्त हुआ लगभग 9 बजे। तो मेरे पास फ़ोन आया, भैया कुछ सभा वभा है क्या करके, ऑफिस से फ़ोन आया। बोले नहीं सभा नहीं, नुक्कड़ सभा है, 5 जगह जाना है। तो आदमी नहीं बुलाओगे? नहीं कोई आदमी नहीं बुलाया है, जो इतना आदमी वहाँ ऑफिस में हो ही 3 मतलब लेके सब जगह जाना है और भाषण दे के आना है, 4-5 जन प्रमुख बन जाए। ठीक है। उसके बाद फिर आधा घंटा बाद फिर फ़ोन आया, भैया आदमी मैंने बोलेरो पिकअप में, ट्रैक्टर में सब भर के आते हैं। बोले कितना आदमी आए हैं? बोलते भैया 400-500 आदमी आ गए हैं। तो मतलब ठीक, चाय नाश्ता करा, मतलब मैं थोड़ा देर बाद आऊँ और अन्य कार्यक्रम है थे। मतलब फिर कन्हारपुरी निपटाया। कन्हारपुरी से निकला, फिर फ़ोन आया कि भैया गाड़ी बहुत सारा आ गए हैं। कितना गाड़ी बोले रहे? मैं कोई गाड़ी नहीं बोले हूँ भाई, एक भी गाड़ी नहीं बोले हो। कहाँ से आ गए गाड़ी में? पूछो मतलब, ये सभा है बोली सी। ऐसे करके मतलब चर्रा पहुँचते तक के वहाँ लगभग मेरा जो यार्ड है लगभग 4 से 5 हज़ार आदमी आ गए थे। अब फिर मैं बोला यार अब कार्यक्रम को ख़त्म करता हूँ, जल्दी जाना पड़ेगा, ऐसे कैसे आ गए आदमी इतने लोग। परमिशन भी नहीं लिए थे हम लोग, परमिशन लिए थे नुक्कड़ सभा का। अब चर्रा का कार्यक्रम में से समाप्त करते तक के फ़ोन आया कि ना पूरे केनाल रोड में कहीं पर पैर रखने की जगह नहीं है। मतलब कैसे किया जाए, वो इतना आदमी कहाँ से आ गए। फिर मैं बोला भीड़ को वहाँ डाइवर्ट करना है, चंडी मंदिर भेजो, वहाँ पर जगह बड़ा है, वहाँ पर सब डाइवर्ट करने भेजने चालू किया। मैं बोला पहुँच रहा हूँ वहाँ। मतलब बताते हैं जो लोग जानकार लोग हैं, बोलते हैं भैया 15 से 20 हज़ार आदमी थे वहाँ पर। 15 से 20 हज़ार आदमी बिना बुलाए, बिना बोले, बिना कोई गाड़ी व्यवस्था, बिना कोई चीज़ की तैयारी के। तो वहाँ से जो रैली इतना मतलब लोगों के जोश इतना था कि मैं क्या बताऊँ, और लोग इतना उमंग में निकल गए। ये क्या है, सामने वाले को सचेत कर दिया कि 15-20 हज़ार आदमी की रैली निकाले। भले उन लोग बोले पैसा लेके बुलाएं ये वो करके, उनको पता नहीं है कि उस समय
यही पब्लिक, कुरुद की पब्लिक के द्वारा 5,000 10,000 करके लगभग मेरे को ना 8 से 9 लाख रुपए पैसा चंदा दिए थे पब्लिक ने। जब भी जाता था मैं प्रचार में ना, 5,000 रुपये मेरे जेब में डाल देते थे। अच्छा, इसमें कितना खर्च होता है? जैसे अगर अपन समझें, आमतौर पर बाकी विधानसभा से ज़्यादा खर्च होता होगा कुरुद में। खर्चा तो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब अन्य विधानसभा के अनुपात में लगभग 50 गुना। 50 गुना? 50 मतलब गुना एक विधानसभा में कितना लगता होगा? अब वो मैं कैसे बता सकता नहीं, हूँ? फिर भी एक आकलन, में आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ। दूसरे विधानसभा की बात कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। दूसरे विधानसभा में मान के चलो, मैं जिस समय 18 का चुनाव लड़ता था उस समय 25-30 लाख से ऊपर नहीं था विधायक चुनाव। तो आज की दौर में 1 करोड़ हो गया होगा। हाँ, तो लगभग उस हिसाब से कुरुद का 50 गुना मतलब 50 करोड़। सामने वाले का, सामने वाला कौन है? जो सामने से लड़ता है उसका। आप नाम क्यों नहीं ले रहे हैं कब से? भाई, कुरुक्षेत्र का विधायक जो है उसका। नहीं, कौन है? देखिए, किसी को नाम लेकर के उसको क्या हाइट देना है? नहीं, आखिर है तो। देखिए क्या होता है, उनके पास ऐसे बहुत सारे सोर्सेस हैं। हाँ। और इतने लोग तैयार करके रखे हुए हैं जो पैसा ले खुद बैठे रहते हैं सब जगह। क्योंकि वहाँ तो 5 की कैपेसिटी, वहाँ 50 पकड़ाया जाता है। तो वहाँ पर जो कंडीशन है वो अलग है। वहाँ व्यक्ति बनाम पावर की लड़ाई चल रही है ना, मसल पावर, पैसे का पावर और भय और आतंक का पावर, ये सब चीज़ चल रहा है। हम लोग व्यक्ति हैं, आम व्यक्ति की तरह चुनाव लड़ते हैं। हमारा कोई तामझाम नहीं है, हमारा तामझाम हमारी जनता है और हमारे साथी लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता लोग। तो 2018 में इतनी आंधी देखने को मिली आपकी, उसके बाद में ऐसा क्या हो गया कि आप जैसे बोले भी थोड़ी देर पहले कि चुनाव से 1 महीने पहले सब ठंडे पड़ जाते हैं। मैंने सुना है कांग्रेस के कार्यकर्ता बाद में बोलने लगते हैं कि ये फलाना बीमार है, वो बीमार है करके अपना अपना रास्ता देख लेते हैं। क्या गुटबाजी कांग्रेस में बहुत होती है? गुटबाजी क्या बोलोगे? देखो, जो आदमी गुटबाजी करते हैं उनके पास आदमी नहीं है। भीतरघात। हाँ, मैं बोलूँ ना, जिन लोग गुटबाजी करते हैं, भीतरघात करते हैं, उनके पास आदमी नहीं है। सिचुएशन ऐसी बनाया जाता है, माहौल बनाया जाता है। कुछ लोग जो भीतरघात कर रहे हैं या जैसे भी उन लोग करने का प्रयास करते हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या है, सामने वाला भी अपना तैयारी चेंज कर देता है। जैसे 2018 का चुनाव था, उस समय उसने देख नहीं जा कि बाल बचा हूँ, तो सेकंड चुनाव में उसकी तैयारी दूसरी बन गई, जिसको हो सकता है हम समझ नहीं पाए थे। हाँ। अब वो समझते हैं तब तक के लास्ट गेम हो जाता है। जैसे दीपक बैज ने जब अगली बार जब तारिणी चंद्राकर को, आपकी पत्नी को, टिकट दिया गया, तो क्या लोग, पहले 2 सवाल है मेरे, तो पहले लोग ये समझने लगे क्या कि 2 विधायक चुनना पड़ेगा? ये पहला सवाल है। एक तो तारिणी चंद्राकर, दूसरे आप। दूसरा सवाल कि शारदा साहू, जितने भी आपके कांग्रेसी लोग थे, तपन चंद्राकर, भारत नाहर, लक्ष्मीकांता साहू और हेमंत साहू, इनको बकायदा नोटिस दी गई थी कि आप किसी भी तरह से अंदर में भीतरघात नहीं करेंगे। फिर भी कांग्रेस बचा नहीं पाई। अब देखो क्या होता है, पहली बात तो ये कि तारिणी चंद्राकर को टिकट मिला क्योंकि वो डिजर्व करती थी। मान लो जाए ऑप्शन था कि मेरे को नहीं देना है, मान लो मैं चुनाव लड़ा हूँ, पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, कोई बात नहीं, साल भर के अंदर मेरा कांग्रेस में एंट्री भी हो गया था और कांग्रेस के प्रमुख पदों पर मैं उसके बाद भी रहा हूँ। हाँ। लेकिन ऊपर हाईकमान के लोग बोले कि नहीं, आपको नहीं लड़ा सकते। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, तो बोले लेकिन हम लोग तारिणी को लड़ाएंगे। उन्हीं लोग का प्रपोजल था और वो ऑलरेडी जिला पंचायत मेंबर थी। ऐसा नहीं कि रसोई से सीधा आकर के विधानसभा लड़ी है, वो भी अपने आप में लीडर थी और जिला पंचायत लड़ी। मेरे पुराने चुनाव को भी वो लीड करी है, जिला पंचायत चुनाव को लीड करी है, उसको पता है, लीडरशिप वो जानती है। और यही है कि वो लीडर है, लेकिन पत्नी है करके लोग उसके ऊपर बोल रहे हैं कि ये फैमिली वाला मामला है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो लीड करने वाली थी, लीडर थी। और आज उसी कारण से आप देख ही रहे हो कि जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भी बनी है। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बनना मतलब ऐसी कोई आम कार्यकर्ता को नहीं बनाते, जिनके में अनुभव हो, जिनको संगठन की कार्यशैली हो,
संगठन के बारे में समझ हो, ऐसे लोगों को ही जिला अध्यक्ष का चयन किया जाता है। तो लगातार प्रमुख पदों पर वो रही है, उनको आइडिया है। और सबसे बड़ी बात यह कि मैं उनको एक एक चीज़ सिखा करके नहीं घूमता साथ में, वो अपना लीडरशिप करती है, मैं अपना काम करता हूँ। मैं जिस क्षेत्र में जितना लोग मेरे पास समस्या के लिए आएंगे, काम के लिए आएंगे, मैं उसमें लगा रहता हूँ। उनके पास जो जाते हों मेरे पास नहीं आते होंगे, और मेरे पास जो आते हों शायद उनके पास नहीं जाते होंगे, लेकिन काम दोनों हम लोग अपने अपने स्तर में करते हैं। ऐसे नहीं कि वो पूछ के मैं बताऊंगी या मैं उनको पूछूंगा तब बताऊंगा, ऐसा वाला सिस्टम नहीं है। लीडर का वही पहचान होता है कि वो अपने लीडरशिप में करती है। कलेक्टर से बात करना हो चाहे किसी अधिकारी से बात करना हो, वो काम कराना मेरे से, मैं सोचता हूँ मेरे से बखूबी ज़्यादा अच्छे से वो काम कराती है, क्योंकि भीड़ जाती है किसी काम में, लड़ जाती है कि ये कैसे नहीं होगा, इसको करना पड़ेगा। मतलब लड़ के काम कराना का कोई देखना है तो वो उसके वो मैं देखा हूँ। चलिए, उनमें क्षमता है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप आरोप लगाते हैं भाजपा पर कि परिवारवाद है, परिवारवाद है। तो ये भी परिवारवाद नहीं है कांग्रेस में? नहीं, ये परिवारवाद कैसे बोलोगे? लीडरशिप में बोले ना, लीडरशिप में परिवारवाद नहीं होता है। परिवारवाद क्या बोला जाता है कि किसी को उठा के उसके साथ में अटैच करके उनको आगे बढ़ाया जाता है उसको। जैसे आप हमारे यहाँ के जो विधायक हैं वो परिवार कल्याण मंत्री बोलते हैं, परिवारवाद उनका है। अगर उनके अगेंस्ट में वो तो कांग्रेस को क्या खाए, वो बीजेपी को भी खाना चालू कर दिया। उनके किन लोगों को उठा करके उन्होंने बनाया? किसी को नहीं बनाया, वो बनाया अपने लोगों को, अपने घर के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को। बीजेपी में कोई आदमी बोले कि मैं इसके बदौलत में बहुत बड़ा आदमी बन गया करके, कोई आदमी बोले हाथ उठा के कि मैं इसके बदौलत बहुत बड़ा आदमी बन गया। हाँ, ये है कि लालन पालन के लिए दे देते होंगे, लेकिन जो मेन जो कमाई के जो साधन हैं वो उनके हाथ में रहेगा, इनके हाथ में। उनके पूछे बिना आप कोई भी चीज़ को नहीं कर सकते। ये हमारे कुरुक्षेत्र में होता है। और वो बनाया हुआ है, डिटेक्टरशिप जो होता है ना, वो वहाँ पर लागू होता है, और वो भी उन्हीं के घर के लोगों के हाथ में रहेगा सारा चीज़। आपको किसी भी चीज़ को करना तो उन्हीं से परमिशन लेना पड़ेगा, चाहे किसी भी फील्ड में आप जाओ, किसी भी फील्ड बोल रहा हूँ मैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के हमारे यहाँ विकास वाली बात बोलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप जितने भी चले जाओ, 200 करोड़ नहीं 500 करोड़ का भी विकास हो रहा होगा, आप उसकी लेने वालों की गिनती करना कौन है। मैं तो जिला पंचायत में बैठा हूँ, मेरे पास डेटा है कि उसके कॉन्ट्रैक्टर कौन है, उनके सूत्रधार कौन है। इनका सूत्र बनता है शुरुआत से कि ये टेबल की लागत कितनी है, 5,000 रुपये। तो इसको शुरुआत से पहले एस्टिमेट बन जाता है कि इसको 40,000 का टेबल कैसे बनाएंगे, और होना है 5,000 का ही वो टेबल बनना है, लेकिन 40,000 का इसका सूत्र तैयार हो जाता है कि इसको 40,000 का कैसे एस्टिमेट बनाया जाता है। तो ऐसा सूत्र बना के एक पूरा गैंग है, और उस गैंग के अंदर में काम होता है। आज क्रूज एरिया में कोई भी कामों पे धमतरी रायपुर का कोई आदमी टेंडर डालता है क्या, पता करना आज तक? अच्छा, नहीं आता कोई भी रायपुर एक टेंडर डालने वाला पर्सन नहीं है। या वो लाइसेंस अगर भी डाला होगा तो उनके परमिशन से ही डाला होगा। ऐसा डर, मतलब इतना डर क्या है? एक टेंडर बोल रहा हूँ मैं, अगर कोई उनको पूछ के अगर डाल दिया होगा और काम किया होगा तो इससे बड़ी बात नहीं बोलता मैं। तो ये चीजें चल रही है। तो किन के आदमी टेंडर ज्यादा डालते हैं वहां पर? पूरे उन्हीं के आदमी, विधायक। उन्हीं कौन है? अजय चंदाकर जी के। क्या बात है, आपने नाम लिया। हाँ? बड़ी देर बाद नाम लिया। उनके ही आदमी पर करेंगे, और कौन करेगा बताओ ना। हाँ। किसी की मजाल है वहां घुस सके? हाँ। ऐसे दबाव बना के रखा गया है वहां। चाहे नगर पंचायत में टेंडर डालिए, बिना पूछे परमिशन के आप टेंडर नहीं डाल सकते। चाहे आपका राशन का जो सप्लाई का जो काम होता है, वो जो राशन के सप्लाई का जो काम कर रहे हैं आज से 20-30 साल से वही आदमी कर रहा है। आप देख लीजिए रिकॉर्ड को। मंडी में जो काम कर रहा है वो लगभग 15-20 साल से वही काम कर रहा है एक आदमी, और एक ही आदमी के माध्यम से सारा चीज़ होना है। आप भी पूर्व मंडी अध्यक्ष रहे हैं 2022 में। मेरे आने के बाद तो ही आम आदमी लोग टेंडर डालना चालू किए वहाँ पर। मैं खुला पार्टिसिपेट करवाया हूँ। मेरे आने के बाद
कम से कम 25-30 काम को मैं 25-30 लोग को बांटा मतलब उन लोग टेंडर में पार्टिसिपेट किए। नहीं तो वहाँ तो टेंडर ना एक प्रथा ही नहीं थी ना, आपको टेंडर फॉर्म नहीं लेना है। मैं 2015 की एक घटना बताता हूँ कि संजय नगर कुरुद में उस समय ये मंत्री थे, कुरुद के जो विधायक हैं वो, और उस समय एक ऐसे पाबंद लगाते थे कि इनको कहीं पर भी कोई भी कार्यक्रम पे अतिथि नहीं बनाना है। तो संजय नगर में डीजे डांस का प्रोग्राम मोहल्ले वाले रखे थे, हमारे युवा साथी लोग, और बढ़िया कार्यक्रम किए थे। उसके बाद मुझे चीफ गेस्ट बनाए और वहाँ पार्षद और एक और पार्षद, हमारे पड़ोसी भाई, सबको वहाँ पर बुलाए थे। तो जब हम लोग मंच पे पहुँचे तो देखे वहाँ पर तहसीलदार, टीआई डीजे को बंद करने के लिए आए। बोले डीजे नहीं चलेगा। तो बोला क्या हो गया भाई, क्या प्रॉब्लम है? नहीं डीजे नहीं चलेगा, इसमें आपत्ति की है कोई? क्या प्रॉब्लम है, कोई बताइए। तो लड़के लोग आक्रोशित हुए, क्यों नहीं चलेगा भाई, डीजे सब जगह चल रहे हैं, डीजे डांस प्रतियोगिता था। तो लड़के लोग थोड़ा सा हुल्लड़ किए, तो इन लोग जोर ज़बरदस्ती जा कर के सीधा माइक का पूरा जो सिस्टम है उसका वायरिंग सबको निकाल दिए पूरा। उसके बाद फिर जोड़ के लड़के लोग बोले चालू करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। पब्लिक को, जो कार्यकर्ता जो वहाँ पर काम करने, कोई वहाँ भाजपा कांग्रेस का प्रोग्राम नहीं था, मोहल्ले का प्रोग्राम था। मोहल्ले में डीजे डांस कर रहे थे और युवा साथी लोग करवा रहे थे, उनको एकदम आक्रोशित कर दिए। उसके बाद क्या किए, जब ये लोग माने नहीं तो लाइट बंद करा दी, कुरुद का लाइट बंद हो गया डीजे बंद कराने के नाम से। अब हम लोग स्टेज में बैठे थे तो लड़के एकदम और आक्रोशित हो गए कि लाइट बंद करा दिया, ये करा दिए, वो करा दिए। तो थोड़ा हल्ला गुल्ला झगड़ा लड़ाई चालू हो गया। तो फिर मैं दोनों पार्षद को बोला यार अब कार्यक्रम मेरे को जम नहीं रहा है, बहुत लेट हो गया, अब इनको प्रोग्राम वोग्राम करने दो, अपन लोग चलते हैं। हम लोग वहाँ से मन से भाषण वाषण दिए और वहाँ से उतर के निकल के आ गए। थोड़ी देर बाद पता चला कि लड़के एकदम आक्रोशित हो गए, डीजे पूरा बंद करा दिए। तो हल्ला गुल्ला करते पार्षद के घर गए, पार्षद को पूछने के लिए कि भाई क्यों बंद कराने, क्यों आपत्ति की होगा। तो वो निकली नहीं बाहर। तो वहाँ हो सकता है वो लोग कुछ पथराव वथराव कर लिए गुस्सा में, आक्रोश में। तो वहाँ मामला ख़त्म हुआ। जब उसका रिप्लाई नहीं मिला तो ये सब लोग चले गए पूरे अजय चंदागर के यहाँ, जो विधायक थे उस समय, मंत्री थे। तो उसको पूछने के लिए क्यों बंद कराया डीजे करके, वहाँ कोई नहीं मिला। तो वहाँ जो भी हल्ला गुल्ला या नाराबाजी कर किए होंगे, आ गए वापस। अब उसके आधे घंटे बाद पता चलता है कि पूरे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के लोग मेरे घर में आग पथराव कर दिए। पूरा ग्लास तोड़ दिए, पूरा खिड़की विड़की तोड़ दिए, भयंकर बड़ा बड़ा पत्थर अंदर में फेंके थे। तो मैं उस समय अपने फिर वापस दुकान की तरफ चला गया था। तो बोले यार घर में तोड़ फोड़ हो रहा है, भयंकर लड़के लोग आए हैं पूरा करके। बोले क्या हो गया, पता करने गए, फिर बोलते वहाँ तोड़ फोड़ हो गया, तुम लोग मत आओ, यहाँ पर माहौल बहुत ख़राब है। फिर उसके बाद फिर थोड़ा देर बाद पीआई लोग को आए, हमारे घर के लोग सब लोग गए कंप्लेन करने के लिए कि भाई हमारे घर में तोड़ फोड़ किया, कार्रवाई करो। वहाँ तो दादागिरी चल रहा था पूरा, मतलब अति टाइप की दादागिरी हो रही थी। तो उस समय तारणी वगैरह हमारे बच्चे लोग को लेकर के, हमारे भाई पार्षद थे वो, ये सब लोग पूरा जाके थाना में धरना दिए कि आप कार्रवाई करो। जब तोड़ फोड़ दिख रहा है, सीसी कैमरा में दिख रहा है, क्यों नहीं कर रहे? कोई नहीं गया, मजाल एक पुलिस वाला नहीं गया वहाँ पर। उसके बाद फिर वहाँ पर थोड़ा देर बाद पता चला कि मुख्य अभियुक्त तो मुझे बना दिया गया कि मैंने तोड़ फोड़ कराया मंत्री के यहाँ और पार्षद के यहाँ तोड़ फोड़ किया करके। तो तोड़ फोड़ तो आपके यहाँ हुई थी ना? मेरे यहाँ हुई थी, और मंत्री के यहाँ तोड़ फोड़ हुआ है और पार्षद के यहाँ घर में घुस के तोड़ फोड़ किए करके मुझे मुख्य अभियुक्त बनाया गया। और मेरे साथ साथ 18 लोग को उसमें सहयोगी बनाया गया। तो वो 18 लोग को भी ऐसे लोग को बनाया गया जो हमारे साथ घूमते फिरते हैं, उस कार्यक्रम में थे ही नहीं। ऐसे लोगों को, मतलब राजनीतिक अपराध कायम हुआ था, राजनीतिक अपराध कायम बोलते। तो ये डर भय का आज का माहौल नहीं, उस समय से है। तो उस समय फिर मेरे को जेल हो गया, 42 दिन तक मैंने जेल में रहा था। डर क्या मामले में 42 दिन जेल में रहे? 42 दिन एसपी, कलेक्टर, डीजे को और जज को फ़ोन करवा रहे हैं कि इनको
अगर आप जमानत देते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज। हाँ, इनको जमानत देते हैं तो हमारे वहाँ का माहौल, लॉ एंड ऑर्डर हमारा ख़राब हो जाएगा। 151 का धारा लगाए हैं, ये वहाँ कर्फ्यू लगाए थे वहाँ, इसलिए वहाँ पर ना तो जमानत दिए, कुछ छोटा सा मामला 452 बनाए थे, घर में घुस के तोड़ फोड़, उसमें भी हम लोग को ना हाई कोर्ट से बेल लेना पड़ा। तो कुछ प्रूफ रहा होगा कि आप कुछ लोगों ने नहीं। मंत्री के यहाँ तोड़फोड़ की? मैं ऐसा तो कुछ देखा नहीं हूँ मंत्री के घर तरफ, हाथ तक पैर नहीं रखा हूँ उधर तो। और मैं गया भी जब भी बजरंगबली के मंदिर जाता हूँ बस, मैं आज तक उसके मंत्री के घर तरफ कौन सा रास्ता है उससे कोई मतलब नहीं रहता है। और उस रात की बात तो बहुत दूर की बात है, हम लोग देखे ही नहीं है, लेकिन वहाँ पर अपराधी हम लोग को बनाया गया। वो कौन पार्षद के, मैं पार्षद के घर को नहीं देखा था उस समय, बाद में बताया कि यही पार्षद है, इसके यहाँ आप लोग को तोड़फोड़ ग्राम से अपराध कायम हुआ है। मैं घर नहीं देखा था वो। तो ऐसे ऐसे अपराध हमारे इस पर कायम हुआ, तो हम लोग को डर नहीं लगता। और इससे क्या डरेंगे हम लोग? ये कोई बहुत बड़ा तोपचंद थोड़ी है, या कोई बहुत बड़ा कोई भगवान है थोड़ी है ये। हम लोग डरते हैं भगवान से। दूसरा जो मेरा सवाल था, जिसमें शारदा साहू, लक्ष्मीकांता साहू, भारत नहार, तपन चंद्राकर, तो इनको जब नोटिस दिया गया तो क्या आपकी मजबूरी ये बनती है नीलम चंद्राकर की कि वहां पे एक बनाम, एक तो 5 ये हो गए जो प्रमुख तौर पे कांग्रेस के नेता है, और एक अजय चंद्राकर, तो नीलम चंद्राकर को 6 लोगों से लड़ना पड़ता है? नहीं, देखो ऐसा है कि वो हमारे पार्टी की सब वरिष्ठ प्रमुख लोग थे, और हम लोग जाकर के चुनाव के समय सबसे सहयोग मांगे। अब काम करना नहीं करना उनके विवेक की बात है, बाकी हम लोग सभी से सहयोग मांगे, और जितना बन पड़े उन लोग सहयोग किए होंगे। और कोई भी कारण से रहा होगा, कार्यकर्ताओं ने नाराज़गी दिखाएगी, मीटिंग में भी उनके जो शिकायत हुई उसके आधार पर शायद नोटिस दिए होंगे। तो ये पार्टी के अंदरूनी मामलों पे आता है, और सबके आधार पे सारे चीज़ को जुटाया जाता है कि कहाँ पर क्या हुआ है, तो उसके आधार पे वो सब नोटिस जारी हुआ होगा। लेकिन हमारा प्रयास यही रहता है कि हम सब लोग मिल करके एक साथ चुनाव लड़ें, और मिल करके एक साथ जो कांग्रेस की जो वहाँ ताकत है उसको बढ़ाएं। लेकिन मैं बताया ना आपको कि सुम ने सुम को पैदा किया जाता है कि कैसे काम में रुकावट पैदा करें, तो उस आधार पे ऐसे लोगों को तैयार किया जाता है कि आप काम को रोको। कैसे रोकना है, आपको क्या चाहिए, जिसकी जैसा इच्छा है, जिसकी जितनी भक्ति है, उसके हिसाब से उसकी शक्ति को तोला जाता है। अच्छा, तो उसमें अपन किसको क्या बोल सकते हैं? किसी को व्यक्ति विशेष में टीका टिप्पणी नहीं करता, ना किसी को व्यक्ति विशेष आरोप नहीं लगाता। लेकिन मुझे पता है कि मैनेज्ड जो प्रोग्राम होता है, वो प्रोग्राम सारा टारगेट नीलम चंद्राकर रहता है कि इनको कैसे रोकना है। टारगेट 1 पर्सन, बाकी सब दोस्ताना व्यवहार है। मतलब अंदर अंदर आप लोग की दोस्ती है क्या, ये भी मैं जानना चाह रहा था। अजय चंद्राकर और आपकी अंदर खाने कोई? हमारा तो बरसों से बीत गए, पता नहीं क्या हुआ था वो। मतलब 94 में मेरे फादर के साथ चुनाव लड़े थे, पार्षद चुनाव, उसमें वो हार गए थे बुरी तरीके से। उसके बाद मेरे यहाँ भाई जब चुनाव लड़े पार्षद, वो जीते। उसके बाद फिर नगर पंचायत अध्यक्ष लड़े, तो उस समय से भी बहुत ज़्यादा दादागिरी और दबाव की राजनीति हुई। 2004 की बात है। 2004 के चुनाव में इतना दबाव हुआ कि हम लोग चुनाव लड़ने के समय, मतलब ज़्यादा उम्र भी नहीं था हम लोग का, तो इतना ज़्यादा दबाव हुआ कि हम लोग सोचते थे आदमी कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, हम लोग समझ ही नहीं आ रहा था उस समय। लोग घर से निकलना मतलब मुश्किल रहता था, एक कंडीशन हो गए थे। ये नगरीय निकाय चुनाव बता रहा हूँ आपको। तो ऐसे बहुत सारे हम लोग चुनाव देखे हैं। तो हमारा मिल गया तो कभी कटसी ऐसी बात होता है, लेकिन ऐसा संबंध तो कुछ है नहीं हमारा। और हमारा विजन तो एक ही है कि पार्टी को मजबूत करना है और कैसे वगैरह के कुरुद विधानसभा में कांग्रेस का झंडा गड़ाना है। ये उद्देश्य हमारा है सब। कुरुद के विकास की बात करते हैं। अभी कुरुद विकास मॉडल के नाम से जाना जा रहा है, तो ज़मीनी तौर पे कुरुद में कृषि महाविद्यालय भी है, एम्स की शाखा भी आ रही है, बहुत सारी चीज़ें कुरुद में है जो धमतरी में भी नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि ये तो अच्छी बात है? नहीं, अच्छी बात है ये। देखिए कुरुद एरिया में, लेकिन क्या हो रहा है ना कि व्यक्ति विशेष को फ़ायदा उठाने के लिए कार्यों को बढ़ावा देना, कि जैसे
जिस एरिया में जो काम का योजना बनाना है, कार्य योजना, उस एरिया की ज़मीनों को पूरा हायर करना है। काम तो आती देखो, एम्स का आज आप बोल रहे हो ना, आया है, बाउंड्री वाल हुए मेरे ख्याल से 6-7 साल हो गए, अभी तक वहाँ न्यू नहीं रखी है। हो सकता है आ जाए, कभी पैसा उनका आ जाएगा, फंड आ जाएगा तो आ जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन वो ट्रेनिंग सेंटर है, वो ट्रेनिंग सेंटर है, जो जानकारी मैं लिया हूँ ट्रेनिंग सेंटर है वो। लेकिन देखिए 50 बिस्तर हॉस्पिटल था कुरुद में, 100 किए, 100 के उसको अब फिर 200 करवा दिए। लेकिन आप, मैं इस बात को अचानक मैं सडनली वहाँ हॉस्पिटल गया था, तो इनका कार्यक्रम चल रहा था 200 बिस्तर हॉस्पिटल का, उस पर कुछ करने का। तो मैं वहाँ पर बात रखा, फिर मेरे को वो बोलने का मौका दिए। मैं अजय चंद्राकर जी को बोला कि मतलब आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनवा रहे हैं, लेकिन यहाँ एक्सरे का व्यवस्था करवा देना। 200 बिस्तर नहीं, 500 बिस्तर हॉस्पिटल हो, एक्सरा नहीं हो रहा हो, सोनोग्राफी नहीं हो रहा है, डॉक्टर आपका मेजर इलाज नहीं कर रहा है, फिर मतलब ही क्या है? बिल्डिंग खड़े करके क्या करोगे? ठेकेदारी थोड़ी करना है। ठेकेदारी करने के लिए बिल्डिंग मत खड़े करो, काम भी वहाँ पर होना चाहिए। आज हॉस्पिटलों की स्थिति ऐसी है कि मरीज अगर थोड़ा बुखार है तब तो हो जाएगा इलाज, थोड़ा अगर ज़्यादा लगे कि गंभीर लग रहा है तो तुरंत रिफ़र करते हो। रिफ़र सेंटर है वो, हॉस्पिटल नहीं है। कुरुद में, अब कुरुद क्या बोले, छत्तीसगढ़ में वही हाल है। लेकिन कुरुद की स्थिति सुधरना चाहिए। अगर इतना संवेदनशील है क्षेत्र के विधायक तो स्थिति सुधरना चाहिए। लेकिन वहाँ तो सब बैठे हैं, तुरंत रिफ़र करते हैं। कोई भी छोटा मोटा इलाज हुआ तुरंत रिफ़र, और भी प्राइवेट हॉस्पिटल में रिफ़र किए जाते हैं। अच्छा, चुनावी रणनीति में देखा जाता है अजय चंद्राकर उसके बाद में भी हावी रहते हैं। जैसे विधायक तो बन गए, अब विधानसभा में भी अपनी सरकार के खिलाफ दहाड़ते दिखते हैं। तो क्या वो बीजेपी के लिए गेम बिगाड़ रहे हैं या फिर क्या है, लोगों के लिए वो वहाँ पे बोलते हैं? अब उसको क्या बोलोगे, आदत से लाचार भी रहता है कई आदमी कि लोगों को मतलब हर चीज़ में टीका टिप्पणी करना, हर जगह उंगली डालना और लोगों को ज़बरदस्ती कंट्रोवर्सी पैदा करना, ये उनका पुराना नेचर रहा है। और टीका टिप्पणी करके अब वो नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, सरकार के खिलाफ ही बोल रहे हैं। आज उसी काम तो ऐसी स्थिति आई ना कि उनको मंत्री नहीं बनाए, उनकी हरकतों को देख के ही मंत्री नहीं बनाया गया। और आज ऐसी स्थिति है, अब गांव-गांव गली-गली घूमना चालू कर दी, क्योंकि अब रायपुर में पूछने वाला नहीं, क्या करेंगे अब? काटने के लिए दौड़ता होगा बंगला, क्योंकि एक मिलने के लिए भी नहीं आते आदमी। तो अब कुरुद में घूम रहे हैं, क्या करेंगे? ऐसी स्थिति बन गई उनकी। अब कुरुद में घूम रहे हैं का मतलब अभी में घूम रहे हैं। पहले सप्ताह में 1 दिन या 15 दिन में 1 दिन आते थे, कभी नहीं आए 15-20 साल से। किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम में कभी नहीं जाते थे। लेकिन इस समय जमीन दिख गई उनको। ठीक है, कहीं भी 3-5 करके चुनाव तो जीतते हैं, लेकिन उनको पता चल जाता है ज़मीन क्या है। भाई तुम इतने साल से जब विकास का मॉडल बनाए हो, तुम इतने साल से सारा चीज़ कर रहे हो, सब तुमको विकास पुरुष मान रहे हैं, तो फिर क्यों पानी निकल जाता है, पसीना निकल जाता है आपको एक सामान्य आदमी चुनाव लड़ने के लिए? तो इस समय जब पूरी तरीक़ा से पार्टी ने और रायपुर वासियों ने लताड़ दिया है, तब जाके अब कुरुद की ओर रोक दिए हैं। रायपुर वासियों ने कैसे? रायपुर के लोग अब भाव नहीं देते होंगे। पहले क्या था, रायपुर ही रहते थे ना, वो कुरुद थोड़ी रहते थे। चुनाव लड़ने के लिए आते थे बस, और उसके बाद अब रायपुर में रहते हैं। अब रायपुर में रहते थे, कभी कभार 15 दिन में, हफ्ता दिन में प्रोटोकॉल निकलता था, और 1 दिन या 1 घंटे 2 घंटे प्रोग्राम दे के निकल जाते थे। लेकिन अभी अब कार्यक्रम में ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि अब वहाँ पर कुछ है ही नहीं रायपुर में। अब सोने के लिए जाते हैं, बस जाएंगे रायपुर ही जाएंगे, लेकिन सोने के लिए जाते हैं। अब पहले क्या रहा, पंचायती थी दुनिया भर की, तो वहाँ पर बैठे रहते थे। कुरुद के लोग उनको तुच्छ नज़र आते थे, छोटे नज़र आते थे। किसी को तहसील का काम लेके गए, बोले मैं तहसील ऑफिस खोल के रखा हूँ। कोई थाना का काम ले, मैं तो कहा थानेदार हूँ क्या, जहाँ काम वहाँ जाओ, धुतकार के भगा देते थे। कुरुद के क्षेत्र के लोगों को जितना इन्होंने धुतकारा होगा, दूसरे को इन लोग बदमाश बोलते हैं, कई प्रकार के आरोप लगाते हैं, उनसे बड़ा बदमाश और लोगों से बदतमीजी करने वाला इंसान तो कहीं नहीं है। लोगों के साथ सबसे ज़्यादा बदतमीजी कोई किया है, वही किया है आज तक के, चाहे वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ हो
चाहे गांव के आम लोग जो उसके पास काम लेके आते हैं उसके साथ हो। भारी डर और भय आप तो मेरे को बता रहे हैं, तो मेरे को यहाँ पर डर लग रहा है कि क्या होता है वहां पर। मैं बताया ना कि कोई आदमी अपनी समस्या लेके जा रहा है और उसको आज मैं बोलूंगा मेरा काम नहीं कर रहा है करके, उसकी हिम्मत नहीं उसके सामने आके बात कर सके, बोल नहीं सकता हूँ। उसके सामने खड़े होके उसको एक बात सुनाने की ताकत नहीं है। अगर कोई सुनाया भी होगा ना, तो कोई कांग्रेसी आदमी रहेगा वो सुना सकता है। उसके पार्टी के अंदर की किसी की ताकत ही नहीं कि उसको सुना सके। भाई नेता क्या होता है? जैसे हमारे कार्यकर्ता लोग जो पाए वो बोल देते हैं, सुनते हैं हम लोग। भैया तो मोर फोन नहीं उठाया, फलाना इसे मेरे काम आ गई, इसे वैसे। हाँ यार मैं व्यस्त हो गया भाई, लगा हूँ तो बात करूँ, ऐसे हम लोग जवाब देते हैं। लेकिन उनके पास किसी की हिम्मत है? बात ही नहीं कर सकते। खुद ही उसके कार्यकर्ता लोग बताते हैं, हमन जाथन भैया आज कस के रगड़ना है, ऐसे कर थे वैसे कर, हमारी बात नहीं मानी से जाथन नहीं आने के बाद खड़े होते हैं, मुँह आवाज ही नहीं कि हम मन के हिम्मत ही नहीं कर पान बोले वर्गी। हंसते कम है वो, इसीलिए और भी है ना। अरे वो हंसते होंगे तो उस दिन पानी गिरता होगा। कुरुद को काफी क्लोजली मैं समझा आपके माध्यम से। आपकी राजनीति सॉफ्ट राजनीति नहीं हो जाती? कहीं आपको नहीं लगता कि एक इतना हार्ड तरीके से राजनीति कर रहे हैं, दूसरी तरफ मैं सॉफ्ट हो जा रहा हूँ, तो आपको कभी ना कभी ऐसा लग रहा है कि यही मेरे को जीत दिलाएगा, या फिर क्या है? देखो क्या है, एक ये सब नेचर होता है, ह्यूमन नेचर है ना। वो नेचर से आप नहीं चेंज कर सकते। भले वो मेरे को बताएगा कि बहुत खतरनाक आदमी है, बदमाश है, ये है वो है, लेकिन पब्लिक जानती है मैं क्या हूँ। मैं आज का थोड़ी आदमी, मैं तो 30 साल से वहाँ पर राजनीति कर रहा हूँ, 98 से वहाँ पर यूथ कांग्रेस राजनीति कर रहा हूँ। पिक्चर बनाया जाता है कि इसको कैसे प्रेजेंट करे, जबकि जस्ट उल्टा है। उनका जो पिक्चर देखोगे तो जस्ट उल्टा है। हम लोग क्या है ना, इजी गोइंग लोगों से उपलब्धता है सारे चीज़ की, और इसी कारण से कहीं न कहीं आज जो जिस कैटेगरी में हम आते हैं, मतलब जिस स्तर में हम लोग वोट ले रहे हैं, नेट टू नेट जा कर के रुक रहे हैं, तो सॉफ्टनेस ही हमारा मुख्य कारण है। अगर हम बोलेंगे पैसा में तो हम लड़ नहीं सकते, पावर में लड़ नहीं सकते, प्रशासनिक ताकत में लड़ नहीं सकते। हमारे पास प्रेम है, लोगों से मिल करके, लोगों को अपने साथ में चला करके उनके साथ हम लड़ रहे हैं। तो ये हमारा एक ताकत है, यही हमारी ताकत है। जनता हमारी ताकत है, कार्यकर्ता हमारी ताकत है, और उस ताकत के भरोसे हम चुनाव लड़ते हैं। और उस ताकत वो कब बनेगा? भय बनाने से बन सकता है। मेरे पास क्या है जिसे मैं भय बनाऊंगा? लेकिन हार नहीं मानना चाहिए। हाँ, चुनाव हारना और जीतना अपने जगह है, लेकिन अपने उसूल के साथ हारना नहीं चाहिए आदमी को। हमारा उसूल है कैसे करके कुरुक्षेत्र के लोगों को इस डर भय के माहौल से हमको मुक्त कराना है। मुक्त कराना जरूरी है। लोग जब मिलते हैं, बात करते हैं, इधर उधर पहले देखते हैं कोई बात तो नहीं सुन रहा है मेरा, मतलब डर मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत नज़दीक से देखा हूँ। और मैं जितना अच्छे से समझ सकता हूँ दूसरा नहीं समझेगा, क्योंकि टारगेट तो मैं हूँ। तो मुझे टारगेट दिया तो मुझे से मैं खड़ा हूँ तो बेचारा वही तो डरेगा ना कि यार कोई देख तो नहीं ले, नीलम से बात कर रहा हूँ, कोई देख तो ना ले, नीलम के साथ मैं बात कर रहा था तो उनको पेशी हो जाएगा। मतलब मेरे बात करते हुए बताते हैं कि भैया तोर संग बात कर रहा हूँ, देख काली मोर पेशी मत हो जाए। अभी ये नहीं बना, थोड़ा माहौल थोड़ा बदला है। अच्छा, कि भाई क्रूद के क्षेत्र भी जान गए हैं कि अब इसका ऊपर कहानी खत्म हो गई। मैं पद में आऊँ चाहे मत आऊँ, लेकिन मुझे उंगली नहीं उठा सकता आदमी कि ये आदमी कभी सेटिंग की राजनीति या 3-5 की राजनीति की है। ये राजनीति हम लोग कभी किए नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर किसी की राजनीति करना है या आगे राजनीति में कदम रखना है तो अपना विज़न क्लियर रखें कि करना क्या है। ठीक है, मैं हो सकता है कोई दूसरा क्षेत्र में जाता, अभी तो 2-3 बार विधायक बन जाता, लेकिन यहाँ मैं पत्थर से पानी निकाल रहा हूँ, तो टाइम लगता है। हो सकता है 1 बोर हुआ, 2 बोर हुआ, 3 बोर हुआ, लेकिन पानी तो निकलेगा आज निकल। सोर्सेस चेंज होते रहते हैं। कभी कुरुद सोच आपकी बहुत पॉजिटिव है। कुरुद में कभी पानी नहीं निकलता था, बोर करते थे तो चरमुड़िया से पानी आती थी पानी पीने के लिए।
लेकिन अब गंगरेल बांध बनने के बाद सोर्सेस पानी का आ गया है। अब कहीं बोर करोगे तो कुरुद में पानी है। ठीक है, मैं बोर 2 बार किया, नहीं हुआ, तीसरे बार में बोर में पानी निकलेगा ना। तो ये सोच के चलना पड़ेगा। और अगर हम पहले ही हार जाएंगे, अरे यार ये कौन हरा सकते, ये तो भोंगा चंद है, ये आदमी कौन कर ही, ये तो ताकतवर है, मुलमार डल ही, कहाँ डल ही, ऐसे सोच जो आदमी कर लेगा वो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। ये जब पूर्व में हारे और लेखराम के साथ में हुआ, तो वो कैसे हुआ पॉसिबल? देखिए उस समय फर्स्ट में विधायक थे 98 से 2003। 2003 के बाद फिर ये विधायक बने सेकंड बार। तो उस समय बीजेपी की सरकार आई, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री बने। उसके बाद उस समय जो इनको भूख थी पैसे कमाने की, इनको भूख थी कि लोकसभा आकर मेरे झुके दबे और सबको दबाव में डालूं मैं, क्योंकि कांग्रेस का वो गढ़ था कुरुद विधानसभा, और उस गढ़ को भेद करके सेकंड बार विधायक बना, मंत्री बना। इसको लगा कि मैं पूरा समाप्त कर दूं, जितने यहाँ कांग्रेसी हैं, जितने लीडर हैं, जितने कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं, सबको समाप्त कर दूं। तो उन्होंने 2003 से 8 के बीच में करने की पूरा कोशिश की है। तो उस 5 साल के दौरान लोगों में एकदम आक्रोश हो गया कि यार ये तो बड़ा दादागिरी कर रहा है, क्योंकि वो चीज़ देखे नहीं थी वहाँ पर, वहाँ कुरुद की जनता देखी नहीं थी। तो उनको आक्रोश हो गया कि यार ये इतना दादागिरी कर रहे हैं, दबाव राजनीति कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो लोग में बदलाव का मन आ गया था एकदम। तो उसी दरमियान लेखराम जी आए, टिकट लेके, बिल्कुल स्वागत किए सब लोग, हम लोग काम किए पूरी ताकत के साथ, और अच्छा एक परिणाम भी आया। 6600 वोट से लगभग चुनाव जीते थे। तो उस समय लोगों में था कि इनको हटाना ही है, एक मन बन गया था लोगों। तो आपका क्या विवाद हो गया पूर्व विधायक लेखराम से? एक बोलते हैं कि आपका एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें आप उनको गलत शब्द कह रहे थे। नहीं, वो देखो ये सब ना बनावटी बातें, भाजपा भारतीय जनता पार्टी की बातें हैं कि लोगों को कैसे लड़ाए। विवाद हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं। अब वो आप कभी वो ऑडियो भी सुनना कि उसमें क्या गलत शब्द है, एक शब्द गलत नहीं है, लेकिन बहुत पब्लिसिटी में उसको ऐसा गलत बनाया गया। भाई टिकट नहीं मिला मुझे, तो मैंने आक्रोश पे, सभी लोग आए थे मेरे पास मिलने के लिए, तो मैं उनको बोला यार तुम लोग तो चाह रहे थे मेरा टिकट नहीं मिलना है, तुम लोग तो चाह रहे थे मेरा नुकसान हो, ये सब बात को बोला। तो उसमें क्या अभद्रता है, क्या गलत है? आदमी अपनी भड़ास तो निकालता ही है। कोई गलत लैंग्वेज नहीं था, कोई किसी के साथ गाली गलौज नहीं था, कि कोई लेखराम जी के साथ कोई गलत मेरा हार्ट टॉक नहीं हुआ था। बोले, मैं सुनाया, वो सुने बेचारे, ऐसे कुछ नहीं बोले। तो ज़बरदस्ती उसको ना तूल दिया गया कि लेखराम जी के साथ मेरा विवाद हुआ, लेखराम जी को मैंने लंद फन बोला। ये सब फालतू बातें हैं। कहीं पर ऑडियो में कोई गलत शब्दों का उपयोग कहीं हुआ होगा तो आप बोल सकते हो, लेकिन ये है आपस में लड़ाने के लिए इस बातों को लिया गया। आज भी अब लेखराम जी के साथ हम लोग बैठ उठ रहे हैं, हम लोग हर कार्यक्रम में आना जाना साथ में चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये बीजेपी की सोचिए समझिए एक प्रोपेगेंडा है ये प्रचार का। आज अजय चंद्राकर के सामने अगर नाम देखे कुरुद में तो आपका नाम पहले है, नीलम चंद्राकर। तो ऐसी क्या बात होती है कि कभी टिकट कट जाता है? क्या पार्टी में भी पैसा ऐसा चलता होगा टिकट के लिए, तो उसमें कुछ कमी बेशी हो जाती होगी क्या, कि ये कम दे रहा है तो इसको छोड़ दें, वो दे रहा है, ऐसा टाइप का कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। वो कौन से गुण दोष दे करके या कौन सा गुना भाग करके उन लोग अपना टिकट बांटते होंगे, तो वो हाई कमान और ऊपर वाले ही जाने समझ पाएंगे उसको। आप थोड़ी ना सच सच बता देंगे यहाँ पर। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए क्या है, ऊपर की राजनीति में क्या होता है बंद कमरे हम लोग क्या जानेंगे। लेकिन ये है कि मैं डिजर्व करता था, मुझे टिकट नहीं मिला, इस बात के लिए तो मैं मानता हूँ। लेकिन हो सकता है क्या उन लोगों ने गुनाह भाग किए होंगे और किस आधार पे उन्होंने टिकट दिया होगा, वो उन्हीं लोग समझ सकते हैं जो टिकट दिए हैं। दूसरी बात, उनको भी बाद में एहसास हुआ कि हम लोग निर्णय गलत किए, क्योंकि चुनाव का परिणाम आया सामने में, तो सीधा सीधा कारण दिख रहा था कि किस कारण से हम लोग चुनाव हारे हैं। अगर टिकट का सही डिसीजन हो जाता तो शायद परिणाम अलग होता। मैं इसलिए इस पे पार्टी पे पैसे वाले की बात की, क्योंकि आप ये कहते हैं कि भाजपा में पैसा चलता है, टिकट पैसे के जोर पे मिलता है। कहा है कि नहीं आपने? देखिए मैं बताया ना, पैसे कहाँ पर नहीं चलता, लेकिन
आपने कहा ना, तो तारिणी चंद्राकर को टिकट जब मिला, सुनो ना, बता रहा हूँ, सब जगह परिस्थिति अलग अलग रहती है। नहीं मेरे सवाल पूरा होने दीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, लोगों को भी समझ में आएगा कि आखिर हर विधानसभा चुनाव में क्या होता है। आपने कहा कि बीजेपी में, पार्टी में पैसे की बयार चलती तब टिकट मिलता है, तो तारिणी चंद्राकर को जब टिकट मिला तो क्या आपने पैसे दिया था? नहीं, वैसे पैसा कल हम तो आज तक 1 रुपये कहीं नहीं दिए। और टिकट इस समय मिला गुण-दोष के आधार पे, पहले भी उसी गुण-दोष के आधार पे दिए। हो सकता है मैं उनके नज़रों में डिजर्व नहीं करता रहा हूँगा, कुछ कमी मेरे ऊपर में रही होगी, मैं ऊपर लेवल में अपना पकड़ नहीं बनाया रहूँगा, और नीचे लेवल पे मैं काम किया, ऊपर में मैं कमज़ोर रहा हूँगा। लेकिन बाद में मैंने समझा कि यार, मैं लगता है मैं ऊपर में काम कर रहा हूँ और नीचे में काम कर रहा हूँ, लेकिन ऊपर में मेरे कोई पैरवी करने वाले लोग नहीं हैं, मेरी बात तो रखने वाले होना चाहिए ना कोई। तो उस समय हो सकता है मेरी कमज़ोरी रही होगी, मैंने उस कमज़ोरी को दूर किया और अपने लोगों को भी बताया कि मैंने कुरुद विधानसभा में क्या क्या काम कर रहा हूँ, किस किस चीज़ों पे गतिविधि पर हम एक्टिव हैं, तारिणी भी क्या क्या काम कर रही है, क्या चीज़ गतिविधि से एक्टिव है, वो सारा चीज़ का वहाँ पर जानकारी भी सब लोग को होते गया। और उसके आधार पे उन लोग खुद बोले कि तारिणी को टिकट देंगे, मतलब मेरे नाम से मना किए। तो मतलब चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो वो बोले कि महिला भी है और डिजर्व करती है, क्षेत्र में सक्रिय भी है, पर डे 5-7 प्रोग्राम में वो घूमती है डेली, कोई भी दिन हमारा गैप नहीं होता। मैं तो एक बार गैप भी कर दूंगा, कम हो जाएगा, लेकिन वो गैप नहीं करती, डेली 5 से 7, 10-10 प्रोग्राम तक एक दिन में अटेंड करती है। हम माने कि कुरुद में आने वाले दिनों में फिर से एक बार कांग्रेस ताकत बन के उभरेगी और उसका नेतृत्व आप करेंगे? देखो, अब वो नेतृत्व कौन क्या करेगा, समय तो बहुत बचा है। हाँ, समय तो लेकिन बहुत इतना बचा है कि हम लोग पूरी ताकत लगाएंगे। एक बार हमको कांग्रेस को वहाँ परचम लहराना है और मजबूत लीडरशिप तैयार करना है। मात्र परचम लहराना नहीं है, मजबूत लीडरशिप तैयार करना जरूरी है, जिसमें कार्यकर्ताओं को भी संरक्षण प्राप्त हो और आम जनता, जो नीचे तबके के लोग हैं, उनके काम के लिए जो तकलीफ झेलना पड़ता है, परेशानी झेलना पड़ता है, चारों तरफ जो लोगों को काम के लिए दौड़ना पड़ता है, उन सब चीज़ों में सुधार व्यवस्था की आवश्यकता है। आज आप बोल रहे हो कुरुद मॉडल है, ये क्या है ना, पेपरों में मॉडल सब अच्छा लगता है, लोग कितना परेशान हैं आप जाओगे तब पता चलेगा कि राजस्व विभाग में काम के लिए कितना परेशान है, कई जगह क्या क्या आंदोलन हो रहा है। फूड पार्क बना दिया, गांव वालों को पूछा नहीं गया और गांव वाले आज आंदोलन में बैठे हुए हैं कई जगह। तो तकलीफ कितनी है। आंदोलन से मुझे एक चीज़ याद आ रहा है, महानदी बचाओ आंदोलन आपने शुरू किया था, प्रदेश अध्यक्ष आप थे। आज आप चुप क्यों? क्योंकि कुरुद में तो सबसे ज़्यादा रेत खदानें संचालित है। जी, मैं आपको बता रहा हूँ, उस समय महानदी में 2015-16 की बात है, महानदी बचाओ 17 की बात है, ये 17 में महानदी बचाओ आंदोलन चलाया। चूँकि मैं इस चीज़ को समझा इस आंदोलन होने के बाद कि इसमें ना कलेक्टर का रोल रहता है, ना माइनिंग अधिकारियों का रोल रहता है, सारे सिस्टम पूरा सीएम हाउस से मैनेज किया जाता है। इसलिए इस जगह में किसी के आंदोलन का कोई महत्व नहीं रहता, ना जनता का, ना किसी नेता का, ना कहीं पर किसी की। यहाँ पर सब आंदोलन को कुचला जाता है। मैंने आंदोलन किया, पद यात्रा किया 107 किलोमीटर का, पूरे जितने घाट हैं सब बंद हुआ 15 दिन तक के। उसके बाद फिर से चालू। आप एक लड़ाई को कितने दिन तक वही चीज़ लड़ोगे? दूसरी बात, जहाँ जहाँ लड़ रहे थे हम लोग खड़े हो रहे हैं तो वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। फिर पता चलता गांव वाले कर रहे तो उनको उठा के जेल में भेज देते थे 151 लगा करके। अभी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पर 151 लगा के जो आवाज़ करता है सीधा 151 में उठाए और जेल भेज दिए। अब 2 दिन आदमी जेल से आता है, उसके बाद हिम्मत टूट जाता है उसकी। ऐसे आवाज़ को दबाया गया और सिस्टम क्या कर दिए कि अब नीलम के साथ कौन जुड़ रहे हैं, लोग जुड़ रहे जा रहे हैं। तो वहाँ आप क्या कर दिए, गांव-गांव में आप घाट में आइए और कोई काम नहीं करना है, काम सब मशीन करेगा, 500 रुपये आपको मिलेगा बैठने के लिए। क्योंकि वहाँ रेत खदानें तो मैनुअली होती है। 200 आदमी है, 200 आदमी आग बैठो, 500 रुपये। तो धीरे धीरे आदमी को मॉरल डाउन हो जाता है, अरे यार छोड़ना, मैं तो रोज ही कमाने जाऊँगा, 200-250 मिलेगा, यहाँ 500 रुपये मिल रहे हैं, उससे खुश। तो लोग क्या होता है, मतलब विरोध करने वालों की संख्या कम हो जाती है और दूसरा सामने वाली पार्टी हिसाब से चलता है। उनको भी पता है कि ये रेत खदान चल रहा है, गलत है,
इससे गांव में नुकसान है। गांव में दारू पी रहे हैं लोग, यहाँ हुड़दंग कर रहे हैं, मारपीट हो रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, गांव का माहौल वातावरण खराब होता है जिस गांव में रेत खदान हो। महानदी का जहाँ जहाँ मतलब सीना चीरते हैं वो गांव पूरा बर्बाद होता है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी गांव में महानदी के जहाँ पर खुदाई चल रही है वो गांव पूरा बर्बाद हो जाता है। बर्बाद मतलब माहौल ख़राब हो जाता है। नशे में मारपीट करना, वरिष्ठों का जो सियान होते गांव के सम्मान खत्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ तो दिन भर खुलेआम पैसा भी बट रहा है और दारू भी बट रहा है, तो वातावरण कैसा रहेगा। रोड ख़त्म हो जाता है। स्कूल के बच्चे आंदोलन किए, सेलदीप जोरा तरई वाले रोड में बच्चे चलने के लिए रास्ता नहीं था, तो साइकिल से गिर जाते थे या फिर ट्रक जाती थी, पूरा कपड़े आ जाता था, कपड़े में कीचड़ लग जाता था। तो बच्चे लोग भी कई बार आंदोलन किए। चर्रा में कई बार आंदोलन हुआ, सीधा कुचला जाता है। टीआई लोग गाड़ी छुड़ाने के लिए आते हैं। अब बताइए, मतलब जिस गाड़ी की पीठ पास नहीं है, जिस गाड़ी का कोई परमिशन नहीं है, मैं बोलता हूँ तो उनका आरसी और आरटीओ इंश्योरेंस भी नहीं होता हुआ रहता होगा, इंश्योरेंस भी नहीं रहता होगा, उस गाड़ी को छुड़ाने के लिए टीआई लोग जाते थे अभी भी। हाँ, आप गाड़ी रोक दो, पूरा पुलिस महकमा पहुंच जाएगा 5 मिनट में। अभी आपके यहाँ मर्डर होगा लेकिन नहीं आएगा पुलिस। आपके यहाँ कोई बड़ा घटना हो जाएगा, फोन करोगे, कहाँ से होता है? आधा घंटा 1 घंटा बाद आएगी पुलिस, अगर आपको कोई बड़ा घटना होगा तो। लेकिन अगर रेत की गाड़ी रोक दोगे तो 5 से 10 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच जाएगी डग्गा लेके, गाड़ी छुड़वाने के लिए, ना कि वहाँ पर पंचायती करने के लिए। बोले कौन कौन गाड़ी रोका है, चलो थाना चलो तुम। मतलब इस टाइप की दबाव होती है। तो ये आंदोलन को कुचलने का काम होता है पूरा। इससे पूरी प्रशासन लगती है और पूरी ताकत लगती है सीएम हाउस से। इस कारण से आंदोलन आगे नहीं बढ़ने का कारण यही है। और मैं रेत खदान का विरोधी था और जीवन भर रहूँगा, क्योंकि महानदी के सीना चीरने वाले कभी जीवन में खुश नहीं रहते। और आज पानी के लिए तरस रहे हैं हम लोग। गाड़ाडी, मंदरौद, ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां 80 फुट, 60 फुट, 70 फुट में पानी निकलता था। आज 5 का मोटर लगने के बाद 200-300 फुट में भी पानी अब बंद चालू होता है। आप समझ लीजिए स्थिति क्या है। आगे भुगतान कौन भुगतेगा? आने वाली पीढ़ी के लिए ना पानी रहेगा ना रेत रहेगा। हम अगर पद में भी रहते तो यहाँ पर कोई भी ऐसा रेत खदान वाला सिस्टम संचालित नहीं करवाते। हाँ, गांव के लोगों को जिसको ले जाना है ले जाए, फ्री रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन माइनिंग क्या कर रही है अभी? माइनिंग ने की बड़ी कार्रवाई और 15 ट्रैक्टर पकड़ लिए। एक भी हाईवा नहीं पकड़ते। और 1000 हाईवा चल रहा है कुरुद में, उसको एक हाईवा नहीं पकड़ते, एक हाईवा। और माइनिंग की बड़ी कार्रवाई की खबरें बाहर क्यों नहीं आती? हम तो बोल रहे हैं। नहीं, आप पॉडकास्ट में बोल रहे हैं काफी अनफिल्टर्ड होकर के, लेकिन ये खबरें बाहर क्यों नहीं आ रही, कुरुद की खबरें? अब वही है ना, सब मैनेज्ड है या फिर डर है। आप जिसके सामने बैठे उसको बस डर नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मेरे यहाँ अभी ना 12 खदानें चल रही है। अब 12 खदान का मालिक एक ही है, उसका सप्लायर भी एक ही है, उसका सारा सिस्टम एक ही है, और एक भी खदान आपका अप्रूवल नहीं है। एक भी खदान अप्रूवल नहीं है। आप चाहे कलेक्टर के पास सर पटक लो, चाहे माइनिंग में सर पटक लो, माइनिंग तो फ़ोन उठाता ही नहीं कभी किसी का। मालिक एक है तो मालिक कौन है? अब उसको आप पता करना, मैं नहीं बोल सकता उसको, क्योंकि अनऑफिशियली रहता है ना, तो नाम कैसे लोगे आप? अच्छा, मालिक तो अनऑफिशियली है। हाँ, क्योंकि पेपर में कोई मालिक है ही नहीं ना उसमें। अच्छा, अनऑफिशियली मालिक है। अच्छा, अनऑफिशियली मालिक है। हाँ, तो सब हाँ मालिक एक ही है। आप इशारों में आपने नाम कह दिया। हाँ, और 1000 गाड़ियाँ चलती है। मैं बोलता हूँ कम से कम रोज का 30-40 लाख रुपए इनकम है। रोज का। और एक ही आदमी काउंटर में जाता है। वो कौन है? कम से कम ये तो बताइए। वही बताया ना, सबका मालिक तो एक ही वहाँ है कि। अच्छा, जैसे आपने कहा मालिक के बाद एक और नाम आपने लिया कि चलाने वाले एक ही है, वो कौन है? उसी के अंदर में है। वो भी एक ही है? हाँ, वो भी एक ही है। काउंटर एक ही है, बोला ना मैं। बड़ा मुश्किल है, हमको ही काम में लगा दिया। 12 काउंटर काम हम लगे। 12 काउंटर खुले हैं, लेकिन जैसे अभी अडानी बहुत सारे काम खोल दिए हैं, लेकिन पैसा आना एक ही जगह है ना। वो इसी तरह के सिस्टम है। वहाँ पर क्या कर दिए हैं कि अगर आप मान लो जाए खदान चलाओगे, तो आप चाहोगे कि मैं
5,000 रुपये ले रहे हैं, मैं 4,000 मिलूंगा, मेरे यहाँ गाड़ी लगाओ बोलोगे ना। तो ये सेंट्रलाइज कर दिए कि कोई रहेगा ही नहीं, तो कंपटीशन क्या। तो 6,000 रुपये हम गाड़ी भरेंगे, खर्चा आ रहा है कितना, 500 रुपया। पीट पास तो लगता ही नहीं, कोई भी चीज़ अब सरकारी कुछ लगना ही नहीं है। वहाँ कुरुद में एक भी जगह स्वीकृत नहीं है और रॉयल्टी वगैरह कुछ नहीं लगती? कुछ नहीं, सब ऐसे ही चलता है। हाँ ऐसी। आप बताए ना 1,000 गाड़ी में कितना रॉयल्टी कटता होगा, आप एक बार पता करिएगा, एक दिन में पीट पास कितना कटता होगा। तो इस कंडीशन से वहाँ पर संचालन होता है और इसको सब कोई जानते हैं, बोलता कोई नहीं है। मैं तो बाकायदा लिखा था उसके गाड़ी के पीछे में, भाजपा के शासन में रेत मिलेगी राशन में, ये परमानेंट पीछे लिखा हुआ था। 5 साल में गाड़ी के पीछे, जब गाड़ी जब तक थी तब तक पीछे लिखा हुआ था, मेरे स्लोगन लिखा हुआ था पीछे। और ये आएगा समय, आज निकल, भाजपा जब तक रहेगी तब तक ना राशन में लेना पड़ जाएगा हम लोग को रेत को, ये स्थिति बनेगी। क्योंकि रेत खत्म हो गया, हमारे यहाँ 20% रेत बचा है बस, और 20% खत्म होने में क्या टाइम लगता है, जब 1,000 गाड़ियाँ लगेगी तो ये कंडीशन है हमारे तरफ जो आपको बताया मैं। दूसरी बात ये और है कि कुरुद की बात ही जब मैं बोलता हूँ तो घोटाले तो आपके यहाँ अभनपुर में भी हुआ। घोटाले, अभनपुर के घोटाले, भारत माला घोटाला रोज पेपर में आता था, रोज सब चीज़ में छपता था। रायपुर में छपता था, एसडीएम बर्खास्त हुआ, तहसीलदार बर्खास्त हुआ, पटवारी अंदर हुआ, ये हुआ वो हुआ। मैं बोला यार ये 7 पारा से उस पार कैसे नहीं जा रहा है घोटाला, जबकि घोटाला तो पूरा कुरुद विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में हुआ है। कितना बटांकन हुआ है, जाके रिकॉर्ड निकाल दीजिए। आपके अभनपुर में कुछ बटांकन नहीं जितना बटांकन हमारे यहाँ हुआ है। लेकिन पता नहीं ये जांच 7 पारा कोड़ा पार के पहले ही क्यों हुआ है। कोड़ा पार प्रवेश ही नहीं किया है, कोड़ा पार प्रवेश करके अंदर गया ही नहीं है। अगर वहाँ जाता ना, एक से एक सुरमा और तुर्रम खां लोग वहाँ पर भारत माला के अंदर निकलेंगे। लेकिन वो जिन को दबा दिया गया और कुछ चुनिंदा लोगों के ऊपर कार्रवाई करके भारत माला के घोटाले को बंद कराया जा रहा है। एसडीएम तहसीलदार, क्या एसडीएम तहसीलदार हम कुरुद में नहीं है जिन लोग ये सब कांड को किए हैं? और सारा रिकॉर्ड है हमारे पास, कितने बटांगन किसके किसके नाम से हुआ है। एक आदमी किसके न किसके नाम से, एक परिवार में उसके भाई और बहू, बेटा, भतीजी, भतीजा, दादा दादी, मम्मी पापा, एक आदमी के परिवार से 12-15 पटांकन करके कितना सरकार को चूना लगाया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसको कभी आप आके देखना, मेरे पास लिस्ट है पूरा। लेकिन ये जांच का दायरा 7 पारा से उस पार नहीं गया। क्यों नहीं जा रहा है? पता नहीं, इनका दबाव होगा। इनका मतलब विधायक का दबाव रहा होगा, भय का वातावरण रहा होगा, है ना। अब वो भय का वातावरण तो वहाँ बनाते हैं, वहाँ ऊपर भी बनाते हैं। ये चिल्लाते क्यों हैं विधानसभा में? ताकि इनका अंदर का पूरा जितने है वो सब दबा रहे। आदमी डर भय में मेरे खिलाफ कुछ घुसे मत, मेरे खिलाफ कुछ करे मत, यही डर भय का बना करके लोगों को दबाया जाता है। आज जितने मंत्री हैं उनको दबा देते हैं, जितने उनके मुख्यमंत्री हैं वो दबे हुए हैं। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन लगा करके इनको करते हैं। एक बार इनके ऊपर हाथ तो डाले, उसके बाद आप देखना क्या होगा। एक नहीं, हजारों पढ़ते निकलेगी यहाँ पर, हजारों पढ़ते। 30 साल का पूरा खाका निकल जाएगा बाहर, सब चीज़ है। और जब ऐसा ताश के पत्तों का जब राजमहल बनता है ना, एक पत्ता जब गिरता है तो लाइन से सब गिरना चालू हो जाता है। तो वो भी स्थिति आएगी, मौका आएगा भविष्य में, जब भी समय होगा तो उसका भी रास्ता बनेगा। ये दूसरे के घर पे कीचड़ उछालने वाले लोग पहले अपने घर के गिरेबान पे झाँक के देखें। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये भारत माला वाला जो मामला बता रहा हूँ, ये भी एक बहुत बड़ा मामला है हमारे यहाँ, और इसमें बहुत सारे लोग इसके राडार में आएंगे। बाकायदा इनके परिवार के, इनके घर परिवार के सदस्यों के लाइन से नाम है, गिनती नहीं है। इनके मतलब फिर विधायक जी की, वो तो रिकॉर्ड में है ना, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, वो तो रिकॉर्ड बोल रहे हैं। तो ये सब चीज़ दिखता है। चुनाव में तो हालांकि बहुत दिन बचे हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में आपकी सॉफ्ट राजनीति आपको फ़ायदा पहुंचाएगी, और आप किस तरह से अपने नई रणनीति को वहाँ पे लागू कर पाएंगे लोगों के बीच में?
देखिए राजनीति तो यही है, जो हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अब आपको मौका मिलेगा सीधा? देखो वो तो जनता जानेगी और ऊपर वाले के हाथ में है क्या करना है क्या नहीं करना है। हम अपना काम करें, हम अपना कर्म करें, हम अपना काम नहीं बिगाड़ेंगे। हम शॉर्टकट राजनीति नहीं कर सकते। राजनीति में बनना है, पद में बनना ही है वाली बात नहीं है। पद में ही बनना, विधायक ही बनना है ऐसा नहीं है। विधायक बनोगे तभी आपका सम्मान रहेगा, ऐसा नहीं है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में नीलम चंद नागर को जानते हैं। क्यों? हमने वो सम्मान कमाया है, लोगों के बीच में गए हैं और लोग समझते हैं। जब मैं मंडी अध्यक्ष था तो 1 साल 4 महीने मुझे मौका मिला। 1 साल 4 महीने में मैंने लगभग 21 साढ़े 21 करोड़ रुपए का काम सैंक्शन कराया। 1 साल 4 महीने आप समझ सकते हो सरकारी काम के लिए कितना शॉर्ट टाइम होता है। 1-2 महीना समझने में टाइम लगता है और 1-2 महीना समाप्ति को आ जाता है। साल भर ही मान के चलो उसको। और उस दरमियान मैंने 81 गांव में ऐसे चीज़ का निर्माण किया, स्टेट निर्माण कराया, जिसको आज बच्चा बच्चा जानता है कि कुरुद मंडी में ऐसे ऐसे काम भी आता है कि हम लोग जानते नहीं थे। मतलब कुरुद विधानसभा एक एक बच्चा जानता है कि मंडी से ये काम हुआ है, नीलम चंद नागर कराया। इस 1 साल 4 महीने कार्यकाल को बता रहा हूँ। मेरे हटने के बाद अभी 2.5 साल हो गया। कुरुद विधानसभा किसी भी आदमी को पूछोगे कि मंडी से भी क्या काम चल रहा है, कोई नहीं बता पाएगा। जबकि 27 करोड़ रुपया निकल चुका है। 27 करोड़ रुपया जारी हो चुका है, काम टेंडर हो चुका है, काम भी हो चुका है। लेकिन पब्लिक को नहीं पता कि कहाँ पर काम हो रहा है। और मेरे 21 करोड़ के काम को बच्चा बच्चा जानता है कुरुद विधानसभा का कि नीलम चंद नागर ने काम कराया है। अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट में आपने बहुत सारी चीज़ें बता दी। कुरुद को जैसे मैं देखना चाह रहा था ऊपर से तो सब लोग देखें, आज काफ़ी डीपली हम लोगों ने समझा है। नीलम चंद नागर जी, हमारे पॉडकास्ट का एक पॉलिसी है कि छोटा सा एक मजाकिया तौर पे 2-3 मैं चीज़ें पूछूंगा जी। आपके उसको रैपिड फायर राउंड भी बोलते हैं, लेकिन आपके लिए क्या रैपिड फायर आप तो राजनेता हैं, हम लोग तो मस्ती मजाक करते हैं पॉडकास्ट में ये थोड़ा ऑफिशियल हो जाता है, फिर भी आपके साथ में करेंगे। आपके सबसे फेवरेट नेता कौन है छत्तीसगढ़ की राजनीति में? पहले बताइए। छत्तीसगढ़ की राजनीति में फेवरेट नेता मेरे भूपेश बघेल जी है। तो मैं सीएम अगर आप देखना चाहेंगे आने वाले दिनों में तो भी वही है कि कोई और है? देखो ये तो पार्टी का हाईकमान का सब मामला रहता है, अगर देखना चाहें तो भी। क्योंकि देखो मेरे लिए तो सभी नेता है बराबर हैं और हाईकमान ने जो निर्णय लेती है उसको सबको मानना पड़ता है। लेकिन जो डट के जो लड़े है भाजपा भारतीय जनता पार्टी के साथ, लड़ तो दीपक बैज जी भी हैं, सभी लोग लड़ रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री रहते ईडी सीबीआई दुनियादारी जितने भी कंट्रोवर्सी उसके साथ लड़ाई लड़े, झुके नहीं, दबे नहीं। और उसके बाद भी उनके बेटे को भी जेल भेजा गया, लेकिन टूटा नहीं, उनके चेहरे में सिकन नहीं आया। वो नेता होता है, उनके तनाव नहीं दिखा। उनके बेटे अंदर हो गए थे लेकिन उनके मन में चेहरे में तनाव नहीं आया। आपको भाषा या बोली कौन सी अच्छी लगती है, छत्तीसगढ़ी या हिंदी? छत्तीसगढ़ी। ठेठ छत्तीसगढ़ी हम गोठिया तो चलो ठीक है। हमारे पॉडकास्ट भी ना ज़्यादातर छत्तीसगढ़ी में होते, लेकिन लोगन मन की बात नेशनल लेवल पे जाए तेकर सती हम हिंदी में भी करते। ठीक है, ते बताया थे तो मैं छत्तीसगढ़ी में बोल रहा हूँ। अब मैं पूरे छत्तीसगढ़ी में भाषण देता हूँ, लेकिन ना अब सिचुएशन समय आप बताओ तो हिसाब से हमारी भाषा हो सकती है समझ नहीं पाई ऊपर में जाही तो वही तेकर सती है, तेकर सती हिंदी में करें। अच्छा, फेवरेट डिश खाना कौन सा अच्छा लगते हैं? मैं फेवरेट डिश में ना सबसे ज़्यादा प्रेमी तो मैं आपके डबका फरा। अच्छा, डबका फरा। हाँ, आप तो जाना तो। हाँ बिल्कुल, मैं खा चौसेला ये भी खा हूँ। ये मेरा फेवरेट आइटम है। हाँ, और मैं छत्तीसगढ़ी आइटम बहुत पसंद करता हूँ। शौक है आपला? शौक हो ही गाना बजाना नाचना ऐसे रहते नहीं, हर आदमी के शौक रहते। गाना सुने के शौक ज्यादा है। गाना सुने के शौक ज्यादा है। हाँ, पुराना गाना। हाँ, पुराना गाना, ज्यादा पुराना नहीं। हाँ, हमारा मन के टाइम वाला है। अच्छा, ठीक। अलका याग्निक, हाँ, कुमार शानू, अभिजीत भट्टाचार्य, उदित नारायण। बस उदित नारायण एवन फेवरेट। हाँ। अच्छा, एक सवाल है, आखिरी है। डर तो हर आदमी लगते, काका से डर था? भाभी से या अजय चंद्राकर से? दोनों में कौन से डर लगते? पास भी कर सकते हो? नहीं, इसमें
डर वाली कोई बात नहीं है। आप जो डर बोल रहे हो, हम्म, हम लोग तो डर तो बहुत पहले से छोड़ चुके हैं। तो भाभी से, अब का से थोड़ा घर से, घर वाली से हर कोई डर सुनना, डर नहीं बोला जाए बोला, वो इसे होते कि एक कॉम्प्रोमाइज भी है और एक ये है कि भाई चलो ठीक है, बोला थी तो बात सही भाई। हाँ वही है वाला, ना? हाँ लेकिन बाकी चीज से तो आज तक डरे नहीं हूँ। हाँ। निडर हो और निडर रहूं। ये तो पक्का है कि आज के पॉडकास्ट से ना मैं बहुत कुछ सीखी हूँ कि आखिर अजय चंद्राकर के सामने टिकने वाला व्यक्ति आखिर कैसे सोच के हुई, ये आज पता चली मुझे। लेकिन आप समय दे हो और पॉडकास्ट में आप मन पूरा विस्तार से पूरा अपन जर्नीला बता हो, और मैं भी ये चाहूँ कि आने वाला दिन आपके लिए बहुत अच्छा हो। और लोगन मन ला भी बोलूँ कि आपके नेता आप खुद चुन सकत हो, आपके पास सब वो अधिकार है, वो अधिकार ला आपला अच्छे से जानना है। लेकिन आपके पॉडकास्ट कैसे लगी तेला कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। और हमारे साथ में नीलम चंद्राकर जी हाँ, जिन विधानसभा के आपन बात करत रहे हो, मैं हिंदी में भी बोल देता हूँ, जिस विधानसभा की कई लोगों ने मुझसे चर्चा की थी फ़ोन में कि कुरुद विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जिसकी बातें सामने नहीं आती, तो इस सारी बातें सामने आ चुकी है। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा।